हमने ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से समझा था। Yes, sir. नाउ आई गेव यू सम एग्जांपल आल्सो। जैसे देखिए यहाँ आपको दिया हुआ था एक कंपनी का जस्ट एग्जांपल बिना नाम लिए हुए दिया गया था लास्ट पैराग्राफ में कि फॉर एग्जांपल अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन्स इनटू प्रोडक्ट्स in research centers in United States and then has the components manufactured in China because China provides advantage of being a cheap manufacturing location. तो यूएस की कोई कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट का डिज़ाइन वहीं पहले बनाती है और उसका जो पार्ट्स है कंपोनेंट्स है वो चाइना से बनवा लेती है क्योंकि चाइना में चीज़ें सस्ती बन जाती हैं। दीज आर देन शिप्ड टू मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। वहाँ से वो मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में भेजी जाती हैं वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड, जहाँ उनको असेंबल यानी कस दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है फिनिश्ड प्रोडक्ट उसको दुनिया भर में बेचा जाता है। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। और उस कंपनी के जो कस्टमर केयर यानी कस्टमर का जो भी बातें हैं, शिकायतें हैं, फीडबैक है, जो भी कुछ है वो कॉल सेंटर से डील किया जाता है। कॉल सेंटर यानी वहाँ कॉल लिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉल लिए जाते हैं, डेटा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन किया जाता है। तो कॉल सेंटर्स जो है वो कहाँ है, इंडिया में है, उसके थ्रू उसका कस्टमर केयर हैंडल किया जाता है। तो कल देखिए मैंने आपको इसी तरह एक एग्जाम्पल दिखाया था सामने, लाइव एग्जाम्पल, कि मैंने एक आपको पैकेट मंगाया डीवीडी का जो कि एचपी कंपनी का, ह्यूलेट पैकार्ड, जो कि बहुत ही नामी कंपनी है अमेरिका की। मैंने आपको उसमें दिखाया था लेबल में कि वो कंपनी जो है कहाँ की है, ओरिजिनली कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया की पैलो एल्टो, वहाँ का एक बड़ा फेमस शहर है पैलो एल्टो। मतलब वहाँ कंपनीज हैं बहुत सारी पैलो एल्टो में, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी ये सब मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पैलो एल्टो। तो पैलो एल्टो की कंपनी है ह्यूलेट पैकार्ड, और ये मैन्युफैक्चर कौन कर रहा था, तो ये ताइवान की कोई कंपनी थी, ताइवान ताइपेई की, मैग्नेटिक्स समथिंग लिमिटेड जो है। तो ताइवान में मैन्युफैक्चर हो रहा है एचपी से लाइसेंस लेकर, और वहाँ से फिर इंपोर्ट कौन कर रहा था इसको, इंडिया में इंपोर्ट कर रहा था सम मैट्रिक्स सम कंपनी इन दिल्ली, और दिल्ली से फिर इसको पिकअप किया किसने, अमेजॉन ने, जो कि एक इंटरनेशनल सप्लायर है अमेजॉन, और अमेजॉन ने लाके मुझ तक पहुंचाया। मैं यहाँ पटना में उसको यूज कर रहा हूँ। तो ये देखिए, यही आपको मैंने लाइव एग्जाम्पल दिखाया। एक बहुत ही आम चीज है डीवीडी सीडी जो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, कंपनी उसको कहाँ की है जो उसके बारे में सोच रही है, डिजाइन उसका बना रही है, कर रही है उसका, वो अमेरिका की है। बन कहाँ रहा है, ताइवान में। वहां से इंपोर्ट होके कहाँ आया, इंडिया, और इंडिया से फिर सप्लाई हुआ ऑल ओवर इंडिया जो है अमेजॉन के द्वारा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन है, इसलिए मैं इतना आराम से, देखिए एचपी जो है वो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज में उसका नाम है, सोनी, एचपी, दीज आर द लीडर्स। कंप्यूटर्स के मामले में एचपी है, या और दो तीन कंपनियां हैं, डेल है। तो आज मैं पटना में, अब मैं देखिए मैंने अमेजोन पे क्यों ऑर्डर किया, क्योंकि मैं पटना में जाता मुझे मिलता ही नहीं, एक तो डीवीडी आसपास मिलता नहीं है, मुझे जाना पड़ता मेन इसके मार्केट में, वहां भी जाता तो एचपी का मुझे नहीं मिलता, लोकल प्रोडक्ट्स मिलते या मीडियम क्वालिटी के मिलते। बट मैंने ऑनलाइन जो है टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट मंगा लिया, जो कि मुझे उससे कम दाम में पड़ा जो यहाँ मुझे मिलता उससे, और ये वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी का मुझे मिल गया, और घर बैठे बैठे मुझे डिलीवरी मिल गई। तो देखिए कितनी सुविधा हो रही है एक आम जनता को, कि उसको घर बैठे वर्ल्ड का टॉप क्वालिटी का चीज कम दाम पर, मतलब रीजनेबल दाम पर मिल रहा है। और इसमें देखिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। कितने लोगों को रोजगार, अमेजोन में कितने लोगों को रोजगार इस काम के लिए मिल रहा है। जो कंपनी दिल्ली की उसको इंपोर्ट कर रही है,
उसको ऐसे ही उसका रोजगार चल रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ताइवान में, उनका चल रहा है, और फिर अल्टीमेटली एचपी कंपनी का चल रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि मुझे इतनी आसानी से विद इन 2-3 डेज आई गॉट द प्रोडक्ट। कहां से आके, दिल्ली से आके, और यहां मुझे तुरंत मिल गया, कितना आसान है। और यहां हम खोजने जाते नहीं मिलता। तो आज देखिए, एक यही कहा जा रहा है कि आज एक कॉमन पीपल को भी टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाया है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ओके, नाउ, और इसमें देखिए अमेजॉन के कॉल सेंटर्स हैं, हम बात करते हैं। मैंने बहुत अमेजॉन से मेरा बहुत ज़्यादा डीलिंग है इसका, और कॉल सेंटर्स को बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है, एंड दे आर वेरी यूजफुल, they are very useful, they do your request very quickly, very in a very gentle manner। तो जो भी कुछ है आपका ग्रीवांस, आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, कंप्लेन करना है, एनीथिंग, यू कॉल देम, दे डू इट क्विकली। तो यहाँ भी लोगों को रोजगार मिला कॉल सेंटर्स में, हर तरह के लोगों को रोजगार उसमें मिलता है। ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, उनको भी मिल जाता है। सिंपल प्रोडक्ट्स का कॉल सेंटर वो हैंडल कर लेता है। ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट रहता है तो उसका ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को, इस तरह से मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो वी सॉ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आज आप देखिए ऑनलाइन हर चीज डिलीवरी कर रहा है। लोग पहले हिचकिचाते थे, ठीक है, कि क्या सामान ले, नहीं सामान, आज तो गाड़ियां तक मिल रही हैं। एवरीथिंग एंड एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपके डोमेस्टिक यूज का है या इन जनरल, हर तरह का आप देखेंगे इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी, इतने तरह का कैटेगरी का प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और सभी जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल है। केवल कुछ जो बहुत हैवी गुड्स होते हैं, भारी सामान होते हैं, वो आपको लोकली सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। वहाँ अमेजन का प्राइस कुछ बढ़ जाएगा, जो बहुत भारी चीज़ें होती हैं, जिनका भार के कंपैरिजन में उतना प्राइस नहीं होता है, विच आर लो वैल्यू गुड्स, उनका आपको लोकल मार्केट, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन पर उनका कॉस्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट उसका अमेजोन से कराना महंगा पड़ जाता है। तो ऐसे नहीं, अदरवाइज ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स वी आर गेटिंग चीप ऑन, एंड ऑल देर आर सो मेनी चॉइसेस, इतने तरह के हमें वहाँ ऑप्शन होते हैं। जो कंपनी का आपको चाहिए ले लीजिए, जिस तरह का उसमें कैटेगरी में चाहिए वैसा में ले लीजिए, जो डिज़ाइन है, जो मॉडल है। तो ऑल दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पाता अगर हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करते, अगर हम लिबरलाइजेशन नहीं करते। तो पहले हमने प्राइवेटाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, तब इसके रिजल्ट के रूप में हुआ ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरे दुनिया से कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हर जगह काम करने के लिए आने लग गई। नाउ इन द कंटिन्यू, अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम अगला नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ग्लोबल कनेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्लोबल कनेक्शन ऑफ, क्या होता है? हाँ, मल्टीनेशनल का मतलब हिंदी में बताता हूँ। मल्टीनेशनल तो कल समझाए थे। मल्टी मतलब कई, नेशनल नेशन यानी देश, कई देशों में काम करने वाली। मतलब कि कंपनी का ही पर्सन का। देखिए, पहले तो कंपनी, अब कंपनी किससे बनती है? लोगों से ही तो बनती है कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी लोगों, जो लोग उसमें काम करते हैं उसी से बनती है ना। तो अगर हम कोई कहते हैं कि कोई कंपनी कई देशों में काम करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस कंपनी में काम करते हैं वो कई देशों में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। होता है ना, यहाँ देखिए जैसे HCL में है, अब वो मेरा ही रिलेटिव है, पहले चेन्नई में पोस्टेड था, फिर नीदरलैंड में पोस्टिंग हो गया, फिर कहीं और पेरिस में, तो वो कहीं भी आपको काम दे सकता है। HCL एक मल्टीनेशनल कंपनी है इंडिया की, वो चाहे तो आपसे इंडिया में काम कराए, या स्वीडन में काम कराए, नीदरलैंड में कराए, फ्रांस में कराए, कहीं भी करा सकती है। मतलब
इंटरनेशनल होता है ना, यस, मल्टीनेशनल कंपनी इंटरनेशनल इंटर कंपनी यस यस इंटर देखिए इंटरनेशनल को ही हम मल्टीनेशनल एक तरह से कहते हैं, समझ गए। समझ गए। हाँ, तो जैसे कि सैमसंग है, अब सैमसंग कंपनी का क्या है, प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकता है। सैमसंग के इंजीनियर्स दुनिया भर में उनका ऑफिसेज है, हर जगह काम करते हैं। वो इंडिया में भी हैं, वो ताइवान में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, कोरिया में भी हैं, यूएस में भी है, जापान में भी है, हर जगह है, अफ्रीका में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है। तो कंपनी का मतलब उसके एम्प्लॉय से ही होता है। कल ही आपको बताया कि जब तक लोगों का हर जगह, देखिए आपने क्या एक पॉइंट पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, फ्री फ्लो ऑफ लेबर। अगर लेबर का मतलब क्या हुआ, काम करने वाले लोग, तो अगर काम करने वाले लोग एक देश से दूसरे देश आसानी से नहीं जा पाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। कैसे होगा जब लोग ही नहीं जा पाएंगे तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी मल्टीनेशनल है तो इसका मतलब उसके लोग कहीं भी काम, अब मैंने जैसे आईबीएम एक कंपनी है, मैं आईबीएम में जॉब कर रहा हूँ, मान ली मुझे बेंगलोर में या मुंबई में या दिल्ली में पोस्टिंग दिया है, कल को हो सकता है वो कहेगा कि भाई आप न्यूयॉर्क चले जाइए, या कहेगा कि आप ऐसा है शंघाई में चले जाइए, या आप चले जाइए टोक्यो में चले जाइए, या आप लॉस एंजलिस में चले जाइए, किसी भी देश में मुझे कह सकता है और मैं जा सकता हूँ, बिकॉज इट इज अ मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल मतलब कई देशों में काम करने वाले। देखिए थोड़ा सा इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल में फर्क है। इंटरनेशनल अगर हम खाली कहते हैं तो इंटरनेशनल, हालांकि नाम में तो इंटरनेशनल ही लिखा जाता है, जैसे कल मैंने आपको जॉकी का ही बताया था, तो जॉकी कंपनी का नाम है जॉकी इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन, आईएनसी शॉर्ट में लिखता है, जॉकी इंटरनेशनल आईएनसी। तो वो नाम में तो इंटरनेशनल पुराना वो तरीका है लिखने का, लेकिन ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जॉकी। मैंने आपको बताया जॉकी कंपनी कहाँ की है, ये है आपका विस्कॉन्सिन का, अमेरिका का। अमेरिका में एक स्टेट है विस्कॉन्सिन, वहां का है। लेकिन ये मैंने बताया कहाँ अभी बिक, मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है इंडिया में, बैंगलोर में। बैंगलोर में कौन सी कंपनी है, पेज इंडस्ट्रीज, वो बना रही है और बिक रहा है इंडिया और आसपास के देशों में, यहाँ से बन क्वालिटी में फिर भी कुछ तो फर्क होगा ना, है। क्वालिटी में कुछ तो फर्क आ ही जाता होगा। नहीं देखिए क्वालिटी बात है कि अब क्वालिटी की बात है कि वहाँ क्या क्वालिटी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए क्वालिटी में उनका पैरामीटर होता है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है क्वालिटी में फर्क आ जाता है वाली बात, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि क्वालिटी में फर्क ही आ जाए, ऐसा नहीं है भाई। मटेरियल तो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल। कॉटन, अगर कॉटन अमेरिका में भी होता है, कॉटन चाइना इंडिया में भी होता है, चाइना में बहुत जगह होता है। अब कॉटन को उगाने का दाम यहाँ कम पड़ता है तो यहाँ कॉटन सस्ता मिलता है। अमेरिका में भी कॉटन कम दाम पे लेकिन कई जगह महंगे दाम पर भी उगता है तो उसका दाम वहाँ महंगा होता है, या कई देशों में। तो कॉटन ही ना रहेगा, चाहे वो इंडिया का रहे, चाहे अब वो बनाएगा कोई उससे कपड़ा, तो ऐसा जरूरी थोड़े कि इंडिया में बने कपड़े जो है कोई यूएसए में क्या कोई अलग चीज है। देखिए बल्कि मैं बता रहा हूं आपको कि यूएसए में तो ज्यादा लो क्वालिटी का बिकता है सामान इंडिया के कंपैरिजन। हमको लगता है यहाँ से कि अमेरिका की कंपनी है उसका बड़ा अच्छा होगा प्रोडक्ट, ये हम लोग का एक मिथ है, हम लोग के अंदर एक गलत धारणा बैठी रहती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब उसमें होता है कॉस्ट, प्राइस, आपको किस दाम पे बेच रहे हैं आप, उसी हिसाब से आप रखेंगे उसका क्वालिटी कि भाई इतना दाम पे हम बेच सकें, ठीक है। जैसे देखिए जॉकी, जब आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, उस समय जॉकी यहाँ के हिसाब से बहुत ही महंगा प्रोडक्ट था, उसको अच्छे अच्छे आदमी नहीं यूज कर सकते थे, सिर्फ बहुत ही जो एलीट थे वही यूज कर सकते, इतना कॉस्टली वो रहता था उसका। तो उसका डेफिनेटली क्वालिटी भी उसी हिसाब से था। आज उसका दाम काफी कम हो चुका है, ठीक है।
आज आपके इंडियन ब्रांड्स से थोड़ा ही सा महंगा है जॉकी। वो इसने इसलिए किया, दाम कम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। तो आज जॉकी का प्रोडक्ट बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसका लॉन्ग लास्टिंग बहुत होता है, क्वालिटी के मामले में इसका कोई मैच नहीं, ठीक है। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा, सस्ता सामान बार बार, महंगा सामान एक बार। तो आप ले लेंगे सस्ता क्वालिटी का, वो आपको तुरंत खराब हो जाएगा। लेकिन वही जॉकी में है कि इसका बहुत लाइफ होता है, लॉन्ग लाइफ होता है। तो आप देखेंगे कि आपको एक तरह से बेहतर इससे रिजल्ट मिलता है, कॉस्ट भी आप कंपेयर करेंगे तो। लेकिन ये अपना अपना समझदारी है कि किसको क्या यूज, कौन क्या यूज करता है। बट कहने का मतलब है कि देखिए क्वालिटी यहाँ भी अच्छा रहता है, तो प्राइस भी उसी हिसाब से है, ठीक है। देख ये सब डिमांड सप्लाई से, जैसा आपको चाहिए, जिस कीमत पर चाहिए। अभी मैंने ही आपको बोला कि 2 साल पहले जो मैं ले रहा था और आज मैंने लिया, बहुत क्वालिटी, मतलब मैं परेशान हो गया। 2-3 चीज़ मैंने 2-3 आइटम ऑर्डर किया इसका, और क्वालिटी मैंने देखा कि सब में शिकायत हो रहा है। तो अब मुझे मजबूरी में मुझे परिवार के लोग कह रहे हैं कि भाई अब छोड़िए जॉकी को, दूसरा देखिए, इसका अच्छा नहीं है सामान, क्योंकि वो क्वालिटी अब नहीं दे रहा है, अब प्राइस नहीं बढ़ा रहा है। क्या कारण है? महंगाई तो हुई है, महंगाई तो हुई है, तो भाई आप प्राइस बढ़ा देते, कम से कम क्वालिटी तो देते, वो चीज़ तो देते। लेकिन अब कंपनी का अपना अपना होता है। खैर चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें टॉपिक समझेंगे, ग्लोबल कनेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए ये जो टॉपिक है, मैंने जो आपको कल समझाया वही है, जो मैंने एग्जांपल दिया था एचपी का, ग्लोबल कनेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक जो मेरा एचपी का डीवीडी है, कैसे वो ग्लोबली कनेक्टेड है। कहाँ डिजाइन हो रहा है उसका? अमेरिका में। बन कहाँ रहा है? ताइवान में। इंपोर्ट कहाँ होके आ रहा है? इंडिया। और बिक कहाँ रहा है? इंडिया और आसपास के कंट्रीज। उसका कॉल सेंटर इंडिया में। तो यही है उस प्रोडक्ट का, यानी डीवीडी, उसका डीवीडी का ग्लोबल कनेक्शन, कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, कई देशों से। देखिए इसी चीज को यहां समझाया जाएगा। देखिए, द मल्टीनेशनल कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स ऑन डिफरेंट लेवल्स। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग लेवल पर एडवर्टाइज करती हैं, यानी उनका प्रचार करती हैं। फर्स्ट, नंबर 1, द MNCs सेट अप एंड बाई लोकल कंपनीज एंड देन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स। देखिए क्या इसमें कैसे काम करती है एमएनसी, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या करती है? पहला स्टेप, कोई भी एमएनसी क्या करती है कि द एमएनसी सेट अप एंड बाई लोकल कंपनीज। पहले वो किसी जगह पर अपना लोकल कंपनी, या तो अपना कंपनी लगाते हैं या किसी वहां की लोकल कंपनी को खरीद लेते हैं। समझ गए? या तो ये अपना लगाते हैं, वहां कंपनी बनाते हैं, मतलब वहां अपना ब्रांच कंपनी खोलते हैं, या वहां की कोई लोकल कंपनी को जो वहां चल रही होती है उसको खरीद लेते हैं। एंड देन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, और उसके बाद वहां अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया है। द कोका कोला जो कंपनी यूएसए की थी, एंड एमएनसी कंपनी। कोका कोला यूएसए का है हाँ, कोका कोला अमेरिका की कंपनी है। और थम्स अप। मैं वही अभी बताने जा रहा हूं आपको, देखिए समझिएगा उसको। देखिए कोका कोला जो था वो अमेरिका का कंपनी था, बाकी सब यहाँ का कंपनी था, ठीक है। कोका कोला ने क्या किया था कि सब कंपनी को खरीद लिया, और आज जितने भी ब्रांड से बिकते हैं, भले वो अलग अलग नाम से बिके, वो सब हैं एक ही कंपनी के। देखिए फॉर एग्जाम्पल, द कोका कोला एन MNC कंपनी bought the right of Thumbs Up brand, which is a product of Parle Group. थम्स अप जो आता था कोल्ड ड्रिंक, उसको कौन बनाता था? पार्ले कंपनी बनाती थी। पार्ले ग्रुप जो है, पार्ले जी जो बेचती पार्ले कंपनी है, वो पार्ले कंपनी का था थम्स अप। इसको खरीद लिया जो है कोका कोला ने, उसने खरीद लिया था। आज देखिए जितनी भी ये जो है
वो सब एक ही ब्रांड के हैं, चाहे वो स्प्राइट हो, चाहे वो मिरांडा हो, मिरिंडा है क्या है, और चाहे वो माजा हो, चाहे जितने हैं। हाँ, तो वो सब को खरीद लिया, खाली नाम रह गया कि ये उसका। पहले हम लोग क्या अलग अलग कोका कोला है पीना है, थम्स अप पीना है, तो लहर एक कंपनी था, लहर पेप्सी आप बोलता था शुरू में। हाँ, लहर मिरिंडा, ठीक है। फिर एक आता था 7 o'clock, नहीं क्या क्या आता था, सेवन अप 7 अप आता था। एक सिट्रा आता था, वो तो आप शायद नहीं देखे होंगे, बहुत पहले आता था वो भी। 7 अप की तरह सिट्रा पहले उसका आता था, फिर 7 अप आया था, और अब स्प्राइट आया उसकी तरह। फिर एक आता था गोल्ड स्पॉट आता था बहुत पहले, वो भी आप नहीं देखे होंगे, ऑरेंज कलर का, जिसकी जगह अब आया मिरिंडा या क्या है जो भी। और माजा, अब माजा है, तो उसमें भी एक और आता है, क्या नाम है उसका, फैंटा। तो हाँ, तो सब जो है आज के डेट में एक ही कंपनी का है, तो उसने खरीद लिया धीरे धीरे यहाँ की जो है कंपनी को। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे कोका कोला ने क्या किया, थम्सअप जो, क्योंकि थम्सअप यहाँ बहुत बिकता था, थम्सअप का प्रचार है उस समय सलमान खान करता था, तरह तरह के। हाँ, तो उसको उसने देखा कि कोका कोला का भी प्रोडक्ट था, थम्सअप भी था, लेकिन बिकता था कोका कोला, बल्कि थोड़ा सा 1 रुपया महंगा पड़ता था थम्सअप से। मुझे याद है कि एक समय 6 रुपए का बिकता था थम्सअप, तो कोका कोला 7 रुपए का बिकता था, शीशी की जो बोतल आती थी पीने वाली। तो उसको उसने देखा कि इसका कॉम्पिटिटिव है, उसको खरीद लिया, और अब बिक रहा है, बना तो वही रहा है, ठीक है, कंपनी उसने खरीद लिया है, लेकिन वो बिक रहा है अपना थम्सअप के नाम से। लोग चूंकि उनके दिमाग में बना हुआ है थम्सअप थम्सअप, तो वो थम्सअप ही पी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, टेस्ट अलग रहता है। तो भाई, जो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसा प्रोडक्ट रहता है वो उसको वैसा ही बेचते रहते हैं, बस वो खरीद लेते हैं उसको, समझ गए, उसको बिकने से जो फायदा होगा वो उस कंपनी को होगा। पार्ले ग्रुप को नहीं खरीदा, थम्सअप कंपनी को खरीदा, जो थम्सअप बनाने वाला फैक्ट्री था जो। पार्ले ग्रुप तो बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत चीज बनाता है, आज भी है। पार्ले ग्रुप को नहीं खरीदा, बल्कि पार्ले ग्रुप का जो थम्सअप बनाने वाला फैक्ट्री था उसको खरीद लिया, समझ गए। पार्ले ग्रुप तो बहुत बड़ा चीज ग्रुप है, बहुत चीज बनाता है आज के डेट में, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, 100 क्या, बहुत ज़्यादा। बिस्किट है, स्वीट्स है, टॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट, बहुत सारा चीज़ बनाता है, एक दो चीज़ नहीं बनाता है। एनीवे, तो देखिए, फर्स्ट स्टेप कोई भी एमएनसी क्या करता है कि वो या तो अपना कहीं लोकल ब्रांच सेटअप करता है, या वहाँ की कोई कंपनी को खरीद लेता है, और फिर अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ प्रचार कर, एडवर्टाइज करता है और बेचता है। नंबर 2, at times MNCs set up production jointly with some of the local companies of this country। या कई बार क्या करता है ये कि मिल के ज्वाइंटली अपना काम करता है, जैसे कि कोका कोला आता और देखता कि यहाँ थम्सअप बहुत बिक रहा है, कहता है ऐसा है भाई, हम लोग मिल के एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। तो दोनों मिल के भी बना सकते थे कि कोका कोला भी उसमें रहता है, थम्सअप पार्ले कंपनी भी रहता है। ऐसा भी होता है बहुत बार कि विदेशी कंपनी और लोकल यहाँ की कंपनी दोनों मिल के काम करते हैं। जैसे देखिए, उसका रिजल्ट क्या था, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी जो है, वो मारुति और सुजुकी मिलके, कंपनी मेनली टेक्नोलॉजी किसका था, सुजुकी का था। मारुति यहाँ से जो लोग सेटअप करना चाह रहे थे, उन्होंने सुजुकी कंपनी को कहा कि आइए हमारे साथ, और यहाँ मिल के हम लोग बनाएंगे। तो उसी तरह हीरो होंडा, हीरो यहाँ का, हीरो साइकिल्स, हीरो कंपनी का क्या नाम है, अब कर दिया, वैसे हीरो साइकिल्स था पहले, फिर हीरो मोटरसाइकिल्स, तो हीरो होंडा कंपनी हो गया। उसी तरह देखिए, बजाज जो है, बजाज, पहले बजाज भी अपने नहीं बना, मोटरसाइकिल वगैरह बनाता था, कावासाकी कंपनी थी जापान की, उसके साथ मिल के बनाता था, उसको बुलाया था, तो कावासाकी बजाज नाम उसका होता था।
पहले मोटरसाइकिल आता था बजाज 4S 4 स्ट्रोक, कावासाकी बजाज 4S, वो भी अच्छा बिका था। तो बजाज ने बुलाया कावासाकी कंपनी को, बाद में फिर अलग दोनों कर लिया, अपना अलग हो गया। ये जो इसका एलिमिनेटर या क्या एक आया था मॉडल जो बाइक का, एलिमिनेटर की टर्मिनेटर क्या नाम था, जो भी, जो लंबा टाइप का बाइक आया था बजाज का, उसके बाद से दोनों अलग हो गए। तो ये हुआ कि दोनों, एक फॉरेन की कंपनी आई, एमएनसी आई, वो लोकल कंपनी के साथ मिल के और अपना प्रोडक्शन करती है। देखिए, द एमएनसीज ब्रिंग विथ देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। एमएनसी के मिलने से क्या होता है कि इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाता है। जैसे हीरो होंडा थी, तो हीरो के पास थोड़े बाइक बनाने का टेक्नोलॉजी था, प्लांट था, मशीन था, तो वो तो सब लेके आया होंडा कंपनी। हाँ, यहाँ हीरो कंपनी ने उसको आदमी प्रोवाइड किया, जगह प्रोवाइड किया, सारा चीज़ यहाँ सिस्टम प्रोवाइड किया, यहाँ का उसको मार्केटिंग प्रोवाइड किया। तो प्रोडक्शन का सारा टेक्नोलॉजी आया होंडा से, और यहाँ उसका मैनेजमेंट जो है, यहाँ उसका जो है देख रेख करना, उसको चलाना, उसको बेचना, ये सब किया हीरो कंपनी, मुंजाल भाइयों ने। तो खूब बिका हीरो होंडा। उसी तरह खूब बिका आपका क्या नाम लिए, मारुति सुजुकी। मारुति के पास थोड़े कोई कार बनाने का यहाँ टेक्नोलॉजी था, मशीन था या कुछ था, सब लाया सुजुकी जापान से। यहाँ जो है मारुति ने उसको आदमी दिया, जगह दिया, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल दिया, दोनों मिल के बनाए। देखिए मारुति कंपनी कितना, पहले मारुति सुजुकी इतना बन गई, अब जो है मारुति जब सब चीज़ सेटअप कर लिया, वो खरीद लिया कि बोला भाई अब ऐसा है हम ही को दे दो, तो मारुति कंपनी के नाम से अब वो बेच रहा है खाली, और सुजुकी का जो है अलग रहता है। अभी भी शायद फिर से मिल गया है क्या सुजुकी का, अभी भी देखते हैं कि लोगो यूज़ करता है। लोगो अभी देखिए सुजुकी का कुछ महंगी कारों में सुजुकी का लोगो ही रहता है, अब शायद फिर से मिल गया क्या। एनीवे, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए एक तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी वहाँ की होती है, काम कर रही होती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर, वो टेक्नोलॉजी ले आते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ अपना वो पैसा भी लाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ, क्योंकि भाई अब प्लांट बनाएंगे, लगाएंगे सारा चीज़ मशीनरी, तो पैसा बहुत लगेगा उसमें, तो इतना पैसा यहाँ की कंपनी कहाँ से अफोर्ड करेगी, तो वो लोग अपना पैसा भी साथ में, इन्वेस्टमेंट भी लाते हैं। इसीलिए देखिए आज फॉरेन कंपनीज को यहाँ बुलाया जा रहा है, इसीलिए कि यहाँ आएंगे, अपना फैक्ट्री लगाएंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के लोगों को मिला के अपना काम करेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ होगा, और फिर यहाँ लोगों को अच्छे क्वालिटी का सामान मिलेगा। जैसे हमको आज यहाँ डाइकिन का, हिटाची का एसी मिल रहा है, जो इंडिया में बन रहा है फर्स्ट क्लास, जो कोरिया से नहीं आ रहा है, जापान से नहीं आ रहा है, जो लाने का उसको खर्च बढ़ जाता, महंगा पड़ जाता। तो वहाँ से अगर मंगाते तब तो दूना तीन गुना दाम हाँ, दाम बहुत ज़्यादा पड़ जाता। तो और इस यहाँ वजह, से खरीद क्योंकि रहे मैंने हैं आपको बताया कि पहले इंपोर्ट टैक्स भी बहुत लगता था, 125% लगता था मिनिमम, यानी अगर 1 लाख का सामान है तो उस पर 1,25,000 तो टैक्स देना होता था, यानी उसका दाम हो जाता था 2,25,000 कम से कम। आएगा तो फालतू ही रहता है। ठीक है, तो आज उसको टैक्स वगैरह को भी कम कर दिया गया है, फ्री ये कर दिया गया है, तो इसकी वजह से हमें चीप प्रोडक्ट्स मिल पा रहे हैं। आज के डेट में कितना बाहर से आज के डेट में बहुत कम, मतलब न कि अब अलग अलग कैटेगरी पर अलग अलग तरह का चीज़ों पर अलग अलग है, वो एक कितना हम, प्रतिशत है लगभग? अब बहुत कम, अब 10-20% हो गया है, ज़्यादा नहीं है। जैसे 125 का पड़ा, कहाँ से 10% हाँ, इतना कैसे कम हो गया? कम किया इसलिए कि सरकार ने नीति किया कि नहीं हम लोग अब इतना टैक्स नहीं लगाएंगे। सरकार ने WTO में वहाँ एग्रीमेंट साइन किया कि भाई आप इतना टैक्स नहीं लगाइएगा, क्योंकि देखिए होता क्या था, इतना टैक्स लगाने से उनका सामान महंगा हो जाता था और उनको महंगा बेचना पड़ता था, तो महंगा होने से कोई खरीद नहीं पाता था, नहीं खरीदता था, वो यहाँ का सामान खरीदते थे। समझ गए? तो उसको कहा WTO ने कि भाई देखिए आप ऐसे, आप दूसरे देशों की कंपनी पर ऐसे करिएगा तो कैसे काम चलेगा, तो इसको हमको फ्री इकोनॉमी करना है, इसलिए आप टैक्स वगैरह सब हटा दीजिए, बिल्कुल मिनिमम कर दीजिए।
देखिए टैक्स किस लिए लगाया जाता था? टैक्स इसलिए लगाया जाता था कि हमारे यहाँ की कंपनी अपना सामान बेच सके, क्योंकि उनको प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा पड़ता था। बाहर वाले चूंकि बड़े स्केल पर ज़्यादा वो बना रहे हैं तो उनको थोड़ा कम पड़ता था। अब वो कम दाम पे बेचेंगे तो उन्हीं का बिकेगा, यहाँ इनका तो बिकेगा नहीं इंडियन प्रोडक्ट्स, और उतना क्वालिटी भी इनका नहीं होता है। तो इसीलिए टैक्स लगा के उनके सामान को महंगा कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहा गया कि भाई आप फ्री छोड़ दीजिए, आप टैक्स मत लगाइए, हम भी बना रहे हैं उनको भी बनाने दीजिए अपना यहाँ के कंपनी का, जिसका सामान बिकेगा बेचने दीजिए, खरीदने दीजिए लोगों को, आप इसमें सस्ता महंगा करने का जुगाड़ मत लगाइए। तो वो एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने, इसलिए अब फ्री ट्रेड है, अब सब जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि आप रोके टोकेंगे नहीं या किसी पर टैक्स नहीं लगाएंगे। जो आप अपने कंपनी पर लगाएंगे उतना ही टैक्स जो है बाहर की कंपनी पर भी लगेगा। तो यहाँ देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में लास्ट में था कि दे ऑल्सो प्रोवाइड मनी, जो बाहर की कंपनी आती है तो टेक्नोलॉजी लाती है और पैसा भी लाती है इन्वेस्टमेंट के। अब देखिए बगल में इन्वेस्टमेंट आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अमाउंट एक्सपेंडेड यानी स्पेंट इन परचेजिंग ऑफ कैपिटल्स लाइक लैंड, हाउसेस, मशीन्स एंड अदर टूल्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट है जो पैसा खर्च होता है क्या खरीदने में? ज़मीन खरीदने में, हाउस मकान बिल्डिंग वगैरह खरीदने में या बनाने में, मशीन्स को खरीदने में लाने में, एंड अदर टूल्स, और जो दूसरे तरह के टूल्स वहाँ जो भी फैक्ट्री में यूज होंगे उन सब को खरीदने में, वहाँ लगाने में जो खर्च होता है यही इन्वेस्टमेंट है। भाई आपको फैक्ट्री लगाना है तो फैक्ट्री लगाने में क्या खर्च आएगा? फैक्ट्री को बनाना, पहले ज़मीन खरीदना पड़ेगा वहाँ, फिर वहाँ बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, फिर मशीन वगैरह लगाना पड़ेगा, और वही तरह का जो भी इक्विपमेंट है वो सब लगाना पड़ेगा। तो ये सब में पैसा, इसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? अमाउंट एक्सपेंड या स्पेंड इन परचेजिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्योंकि ये लंबे समय तक प्रोडक्शन में यूज होते हैं, कैपिटल को परचेज करने में। कैपिटल में क्या क्या आता है? लैंड, हाउसेज या बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट या टूल्स। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म है इसी में नीचे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन से आ रहा है तो उसको बोल दिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट डन बाय इंटरनेशनल कंपनीज आर कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हमारे यहाँ अभी आपको इन्वेस्टमेंट बताया, जमीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, मशीन लगाना, इक्विपमेंट लगाना। अब यहाँ की कंपनी, उसको सिंपल हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। अगर बाहर की कंपनी कर रही है, मान लीजिए हिटाची कंपनी आई राजस्थान में, उसने जमीन खरीदा निमराना में, वहाँ एक बड़ा बिल्डिंग बनाया, अपना पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया प्रोडक्शन के लिए, उसमें फिर मशीनें लगाया, सारा सेटअप किया, इक्विपमेंट लगाया, सब कुछ। तो ये जो खर्च पड़ा, तो ये जो हिटाची का प्लांट बनने में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको हमने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो डाइकिन इंटरनेशनल के द्वारा किया गया। यही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट? यस सर। हाँ, अब देखिए नंबर थर्ड पॉइंट यहां देखते हैं। थर्ड पॉइंट है बिग एमएनसीज बाय अप लोकल कंपनीज टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो लोकल कंपनियों को सीधे सीधे खरीद लेती है ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब जैसे जॉकी कंपनी है, अब जॉकी जो है वो चाहती है कि हम इंडिया में जो जितना सामान बिक रहा है उससे और ज़्यादा हमें बेचना है, प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, लेकिन हम बाहर से इतना ला नहीं सकते हैं। तो क्या करेगा? इंडिया की जो बढ़िया कंपनी होगी उसको खरीद लेगा, उसको बोलेगा भाई तुमको बेचना है कंपनी, क्या बेच दो, उसको किसी तरह खरीद लेगा। अब उस कंपनी में वो अपना प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देगा, तो इसका बढ़ गया प्रोडक्शन। तो बहुत कंपनियां ऐसे भी करती हैं कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने मार्केट को फैलाने के लिए किसी कंट्री के लोकल कंपनीज को खरीद लेती है सीधे सीधे। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स, कपड़ों के कंपनियां, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनियां, जैसे जॉकी ही है, तो
इसने अब खरीदा नहीं है, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज जो है इसका बना रही है। उसी तरह मैंने आपको बताया लेवाइस, वो भी अमेरिका की कंपनी है कपड़ों की, वो यहाँ अरविंद मिल्स है जहाँ की टॉप कंपनी है डेनिम और कई तरह के कपड़ों की, अरविंद मिल्स से अपना करवा रही है। खैर देखिए यहाँ गारमेंट्स, शूज में मैंने आपको उदाहरण दिया था रीबॉक, एडिडास, नाइकी, ठीक है। ये सब जो है, ली कूपर है, वो भी यूएसए की कंपनी है, ली कूपर, ये सब रेड चीफ, ये सब हाँ रेड टेप, सॉरी रेड टेप, रेड चीफ भी शायद बाहर की है, रेड टेप, रेड चीफ, हाँ। फिर वुडलैंड हो गया, वुडलैंड से इंडियन नहीं है ना? नहीं इंडियन कंपनी नहीं है वुडलैंड, वुडलैंड बाहर की कंपनी, कहाँ का? ये भी अमेरिका की ही है, वुडलैंड अमेरिका का है। वुडलैंड यूएसए का है। वुडलैंड ये सब इंडिया में कहाँ बनता है, ये मतलब बनता है, कंपनी वहाँ का है, टेक्नोलॉजी, इतना महंगा जूता यहाँ का कंपनी थोड़े बनाएगा। तो वुडलैंड ये सब जो है, वुडलैंड, ली कूपर, रेड टेप, रेड चीफ, रीबॉक, एडिडास, नाइकी, क्या नाम है, तो ये सब जो इंडियन कौन सा कंपनी है? कैंपस है? हाँ है, अब यहाँ भी बहुत सारी कंपनी है, कैंपस है, रिलैक्सो है, स्पार्क हो गया। एक्शन है, बाटा भी देखिए बाहर की कंपनी है। बाटा कहाँ का है? जापान का? नहीं नहीं, बाटा जो है, बाटा ये बाटा कोई अलग देश का है, अच्छा। ये डेनमार्क या उस तरह के कोई देश का है, डेनमार्क नहीं, ये यूरोप में ही किसी देश का है, ठीक है। लेकिन इसका भी यूएसए से हेडक्वार्टर चलता है वैसे, लेकिन बाटा भी इंटरनेशनल। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? किसका? WTO का? डब्ल्यूटीओ का? यस सर। डब्ल्यूटीओ का है आपके, डब्ल्यूटीओ का मेरे ख्याल न्यूयॉर्क में है, डब्ल्यूटीओ का न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है, देख लीजिएगा नेट पर मिल जाएगा। ओके। हाँ एनीवे, सो हाँ गारमेंट्स हो गए, शूज हो गए, टॉयज हो गए, बहुत सारे टॉयज भी कंपनी है। स्पोर्ट्स आइटम तो मैंने आपको अभी गिना ही दिया, कंपनी नाइकी, एडिडास, रिबॉक, ये सब स्पोर्ट्स आइटम हो गया। डिकैथलन जैसे कंपनी है, डिकैथलन, वो भी उसका भी स्पोर्ट्स आइटम सब बहुत आजकल बिक रहा है, वो भी बाहर की कंपनी है। तो ये सब यूएसए की कंपनीज हैं। देखिए स्पोर्ट्स आइटम्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय स्मॉल लोकल कंपनीज एंड द एमएनसीज सेल दीज प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है कि इसमें क्या करती है कि यहाँ की, अब जैसे यहाँ है, तो यहाँ ये सब बहुत, मैंने बोला आपको कि फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है या इस तरह का स्पोर्ट्स आइटम सब जो भी है, बैट है, ठीक है, बैडमिंटन रैकेट, अब जैसे बैडमिंटन रैकेट है जो योनेक्स कंपनी है जापान की, तो योनेक्स का बिकता है, अब तो यही बनता है, वो थोड़े है कि वो बाहर से, तो यही बनता है, तो यहाँ की कंपनी ने उसको अपना लाइसेंस लिया हुआ है। तो ये सब लोकल कंपनीज बड़ी संख्या में बनाते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर की कंपनी आते हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देते हैं बनाने के, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देते हैं कि देखिए आप और अच्छे क्वालिटी का बनाइए और हमारा ब्रांड नेम से हम बेचेंगे उसको। तो इस तरह से ये लोग लोकल कंपनीज को खरीद के या उनको साथ में मिला के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, और वो सामान अपना बेचते हैं। तो देखिए आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड एमएनसीज सेल दीज प्रोडक्ट्स। Thus, we see that there are a number of varieties in which the MNCs are spreading their production. क्या कह रहा है कि there are a number of varieties in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. कहा जा रहा है कि इस तरह हम देख सकते हैं कि एमएनसी जो होते हैं वो कई तरह से काम करते हैं,
नंबर ऑफ वेराइटीज मतलब कई प्रकार से काम करते हैं। कई बार क्या करते हैं कि साथ में मिलके प्रोडक्शन करते हैं। अगर लोकल कंपनी का भी टॉप क्वालिटी का प्रोडक्शन है तो उसके साथ सीधे सीधे वो बस मिल के काम करते हैं, बोलते हैं भाई हम भी बनाएंगे आप भी बनाओ मिल के। या वहां की कंपनी अगर उतना अच्छा क्वालिटी उसका प्रोडक्शन नहीं है तो वो उसको क्या करती है, वो बोलती है कि हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ का बाकी मैनेजमेंट और प्रोडक्शन देखिए। जैसे हीरो होंडा है, मारुति सुजुकी ने किया है, या बजाज कावासाकी ने किया है। पहले बजाज के पास थोड़े बाइक वाइक का टेक्नोलॉजी था, हम तो बजाज का अभी भी नहीं खरीदना चाहते कोई भी चीज़ जो है, हालांकि यहाँ के कंपनी में फिर भी ठीक है। तो लेकिन इसने जैसे जैसे इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम किया, अपना डेवलप किया प्लांट वगैरह, तो आज इसने भी अपना कैपेसिटी डेवलप कर लिया। आज देखिए बजाज इतना बेच रहा है सब गाड़ी सब वगैरह। तो वो या तो टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करके करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं वो सीधे सीधे उनको खरीद भी लेते हैं। ठीक है, सीधे सीधे उनको खरीद लेते हैं। और नहीं तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा है, जैसे जॉकी का है तो पेज इंडस्ट्रीज को वो कहता है कि भाई हमारे लिए आप इस क्वालिटी का बनाओ। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ की कंपनी है तो उसको बाहर की कंपनी कहेगी, उसको न खरीदेगी न मिल के कुछ नहीं करेगी, बस बोलेगी आप ही बना रहे हो आप ही बनाओ, बस क्वालिटी इंप्रूव कर दो। और अपना रिक्वायरमेंट देती है कि देखिए मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका इस तरह का बाजार में बिक रहा है मेरा प्रोडक्ट, आप उसी तरह का बनाओ और बेचो और हम उसको अपने नाम से बेचेंगे। तो वो कंपनी जैसे कल को बना रही थी वैसे आज बस उसका कस्टमर एक आ गया, वो बोला कि इस तरह से बनाओ, तो वो उस तरह का डिजाइन बनाएगी और उसको वो जॉकी के नाम से बिक रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि एमएनसी कई तरीकों से काम करते हैं और लोकल कंपनीज के साथ मिलजुल के बहुत अलग अलग तरीकों से अपना बना के और सामान बेचते हैं। The MNCs are exerting a strong influence on production by setting up partnership with local companies. तो ये एमएनसी जो हैं ये गुड्स के प्रोडक्शन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस अपना प्रभाव जमा रहे हैं लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके। भाई देखा आपने हीरो होंडा का पार्टनरशिप था, हीरो का और होंडा का। आपका मारुति और सुजुकी का पार्टनरशिप था, आपका बजाज और कावासाकी का पार्टनरशिप था। अभी देखिए टाटा ने भी जो है एक आज से 15-20 साल पहले कमिंस कंपनी है इंग्लैंड की, ट्रक बस वगैरह इंजन मैन्युफैक्चर करती कमिंस, तो टाटा और कमिंस ने मिल के अपना लॉन्च किया था। ठीक है, आज से मैं आपको 25-30 साल पहले का बता रहा हूं। तो वो सारे इंजन जो पहले गाड़ियां बस ट्रक जो आता था टाटा के नाम से, वो अब बाद में उसका मॉडल का नाम होने लगा था टीसी, टाटा कमिंस। तो वो टाटा और कमिंस का मिल के वो कम प्रोडक्शन से बन रहा था। अभी भी देखिए टाटा में एयर विस्तारा जैसे है, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस बाहर के दोनों मिल के आज हो गया एयर विस्तारा एयरलाइंस में जो पहला है इस तरह का ज्वाइंट कोऑपरेशन, दोनों मिल के कर रहे हैं। टाटा इधर एयर इंडिया को खरीद लिया और विस्तारा एयरलाइंस जो है बाहर का है कंपनी, तो दोनों मिल के ऑपरेट कर रहा है एयर विस्तारा इंडिया। तो इस तरह से पार्टनरशिप करके ये लोग प्रोडक्शन करते हैं, जिसका कि वहां पर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग उस तरह, जैसे मैंने बताया कि टाटा कमिंस का जब इंजन आने लगा था, वैसे ही देखिए अशोक और लेलैंड दूसरा जो दो ही हैवी गाड़ियों में है, एक टाटा है, एक अशोक लेलैंड है, एक एस्कॉर्ट्स भी कंपनी। तो अशोक लेलैंड जो है, तो अशोक यहाँ का है, हिंदुजा का है, और लेलैंड मोटर्स जो है बाहर का है, दोनों मिलके तो अशोक लेलैंड के नाम से उसका गाड़ी आता है, बड़ा बड़ा गाड़ी से। ठीक है, जितना आपका बस है, मिनी बस है, ट्रक है, बड़ा बड़ा हाईवा, ये सब जो है तो वो सब आता है, या और भी तरह का बहुत मिलिट्री का गाड़ी है, बहुत सारे तरह का गाड़ी। तो इसी तरह, या स्वराज माजदा, एक पहले कंपनी आती थी स्वराज माजदा, अभी भी शायद उसका आता है, छोटा मिनी बस वगैरह आता था।
तो स्वराज मोटर्स यहाँ का था, माजदा कंपनी बाहर का था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो है पार्टनरशिप में सब काम करते हैं। तो उससे क्या है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लोगों को एक हाई क्वालिटी का सामान मिलता है। ठीक है, हाँ, तो यही कहा जा रहा है कि द एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज। एज अ रिजल्ट, जैसे देखिए आज एयरलाइंस के फील्ड में, आज एयरलाइंस फ्लाइट के मामले में, तो जो यहाँ का चल रहा था जिस तरह से, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, अभी बहुत खराब चल रही थी एयरलाइंस की व्यवस्था। तो उसको एयर विस्टारा के आने से आज उसमें एक बड़ा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का सर्विस दे रहा है। एयर इंडिया को यहाँ पूरी तरह प्राइवेटाइज खरीद लिया है टाटा ने, और विस्टारा एयरलाइंस बाहर से लाया, उन दोनों को मिला के एयर विस्टारा आज बढ़िया क्वालिटी का सर्विस दे रहा है इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह। तो इससे देखिए क्या होता है कि एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज गेटिंग वाइडली इंटरलिंक्ड इन दिस वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशंस। प्रोडक्शन जो है वो दूर दूर के जगहों से जुड़ जा रहा है, वाइडली डिस्पर्स्ड यानी दूर तक फैले हुए लोकेशंस में जुड़ाव हो जा रहा है प्रोडक्शन का। जैसे मैंने डीवीडी का बताया, छोटा सा प्रोडक्ट है, अमेरिका की कंपनी ताइवान में बन रही है, कहाँ, इंडिया में आके इंपोर्ट हो रही है, बिक रही है, और यहाँ से फिर अमेजॉन पूरा उसको हर जगह सप्लाई कर रहा है, इंडिया में नहीं, इंडिया और आसपास के देशों में भी। देन नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, दस द एमएनसीज आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो एमएनसीज हैं ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रोल, भूमिका निभा रहे हैं लेकर। नाउ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ये सब देखिए एडवांस टॉपिक है थोड़ा। ठीक है, बहुत सारे टीचरों को भी इन सब की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक ध्यान से समझेंगे, आपके एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है। जब ये आप कहीं बोलेंगे तो आप सीधे अलग कैटेगरी में आ जाएंगे दूसरे लोगों से। ठीक है, बाकी सब जनरल बात जानता है, ये सब बात न टीचर समझता है, पढ़ाएगा तो क्या है। तो इसीलिए ये सब एडवांस टॉपिक्स हैं जो समझना जरूरी है, आगे कैरियर में आपको बहुत मदद करेगा यही सब। हाँ, ग्लोबल, हाँ जेनेवा में है सर, जेनेवा में, ठीक ठीक, जेनेवा में, ध्यान नहीं आ रहा था। हाँ जेनेवा में, सही। ओके, नाउ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ग्लोबलाइजेशन से मार्केट्स किस तरह इंटीग्रेट हो गए हैं, यानी आपस में जुड़ गए हैं। देखिए एग्जांपल आप देखिए ना, एचपी का प्रोडक्ट है, कहाँ बिक रहा है, इंडिया के मार्केट में बिक रहा है, बांग्लादेश में बिक रहा होगा, नेपाल में बिक रहा होगा, श्रीलंका में बिक रहा होगा। ठीक है, और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एशिया के जितने देश हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका, सब जगह बिक रहा है। यानी सब जगह के मार्केट क्या है, जुड़ गए हैं। आज अमेरिका की जो एचपी का एक समय जो है, एचपी जो कंपनी थी वो सिर्फ उसका अमेरिका में बिकता था। एचपी कंपनी जो स्टार्ट हुई थी, देखिए कंप्यूटर की बात बताएं, सबसे पहली कंपनी मैंने बताया था आईबीएम था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम रखा था, वो कंप्यूटर बनाती थी। उसके कंप्यूटर बड़े महंगे और टॉप क्वालिटी के होते थे, सॉफ्टवेयर भी बनाती थी और हार्डवेयर भी बनाती थी। तो उसके सस्ते ऑल्टरनेटिव फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की कंपनी। तो ये आईबीएम के महंगे सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में अपना लॉन्च किया सस्ता और इफेक्टिव। तो माइक्रोसॉफ्ट बिकने लग गया, धीरे धीरे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो पहले दोनों मिल के काम किए, आईबीएम बहुत दिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल के किया है,
लेकिन भाई माइक्रोसॉफ्ट को अपना आगे बढ़ाना था, उसने अपना अलग मॉडल पर अपना सॉफ्टवेयर बनाया, विंडोज़ को बनाया अलग तरह से, और वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो धीरे धीरे इसका ज़्यादा आज माइक्रोसॉफ्ट का कैप्चर हो गया पूरे मार्केट पर। अब माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती दे दिया है एंड्रॉयड, चूंकि मोबाइल इतना कॉमन हो गया और मोबाइल पर आता है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड जो है वो जो इसमें गूगल डेवलप कर रहा है, तो गूगल का मोनोपोली आज हो गया है। तो दोनों में बहुत कड़ा टक्कर चल रहा है, क्योंकि आज पीसी वगैरह धीरे धीरे आउट होते जा रहे हैं और मोबाइल और टैब ये सब इन होते जा रहे हैं, तो इन सब में एंड्रॉयड यूज होता है। तो कंप्यूटर में जैसे मैंने बताया कि आईबीएम जो है वहाँ का हार्डवेयर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था जो महंगा था, उसके सस्ते ऑल्टरनेटिव के रूप में स्टार्ट हुआ था एचपी, ह्यूलेट पैकर्ड। तो जो कि वहाँ का मतलब वो भी बढ़िया प्रोडक्ट था लेकिन उतना महंगा नहीं था, क्योंकि आईबीएम को कोई खरीद नहीं जल्दी सकता था, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही खरीद पाती थी उसके कंप्यूटर वगैरह। इन लोगों ने बनाया अच्छा कंप्यूटर जो कि आम जनता या छोटी कंपनियां भी खरीद सकती थी, तो इसलिए एचपी धीरे धीरे उसका बिकना शुरू हुआ, इतना बहुत पसंद किया गया एचपी का, एचपी अपने आप में एक नामी ब्रांड हो गया। आज दुनिया भर में एचपी का बिक रहा है। आप देखिए यहाँ पर एचपी का, डेल का, डेल भी अमेरिका का, ये सब का है। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट समझेंगे। फॉर अ लार्ज टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम होना चाहिए, लार्ज टाइम नहीं होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम foreign trade have been the main channel connecting countries। लंबे समय तक क्या हुआ कि दुनिया के देशों में आपस में कनेक्शन क्या होता था, सिर्फ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड विदेश व्यापार। फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि जैसे गल्फ कंट्रीज है, वहां तेल हो रहा है, तेल निकल रहा है, पेट्रोलियम, वहां से हम मंगा रहे हैं, सीधे सीधे प्रोडक्ट को खरीदना दूसरे देश से, इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। समझ गए। हम क्या करते हैं, जहाज में भर के यहाँ आता है या पाइपलाइन के माध्यम से हम सीधे सीधे उनसे खरीदते हैं। उसी तरह बहुत सारी मशीन्स हम सीधे सीधे खरीदते हैं, वो इतनी बड़ी और भारी मशीनें होती हैं, वो सीधे सीधे वहाँ से इंपोर्ट होके यहाँ आती है, कसाता भी यहाँ नहीं, कस भी नहीं सकते यहाँ, वो वहीं से बिल्कुल रेडीमेड वहाँ से आती है। तो इस तरह से किसी से खरीदना सीधे सीधे दूसरे देश से या बेचना, इसको कहते हैं हम फॉरेन ट्रेड। तो पहले क्या है, अब भाई भारत और अमेरिका को क्या लेना देना है, अमेरिका से भारत को जेट खरीदना रहता था तो अब जेट आ जाता था, अमेरिका से कोई बड़ा मशीन खरीदना होता था, मशीन वो आ जाता था इंपोर्ट होके। तो इतना ही इंटरेक्शन होता था, दैट वाज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। इन हिस्ट्री we have read about different trade routes connecting India and South Asia to market both in the east and the west। जैसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कई सारे ट्रेड रूट थे, व्यापार के रास्ते थे, जिसमें एक फेमस है सिल्क रूट, सिल्क का व्यापार होता था उस रास्ते से एशिया में। तो वी हैव read about different trade routes connecting India and South Asia, इंडिया और साउथ एशिया के बीच में, यानी दूसरे देश जो और हैं, मलेशिया, थाईलैंड, या इधर के हैं अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान उधर जाता है, ईरान वगैरह। तो ये सब इस तरह के कई हम ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़े हैं, जिससे क्या है कि व्यापार किया जाता था, व्यापार के लिए लोग जाते थे खाली, और किस ले जाएंगे इतना। इट वॉज ड्यू टू देयर ट्रेडिंग इंटरेस्ट दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ किस लिए आई, व्यापार करने आई थी इतना दूर, और किस लिए आए, वो यहाँ बिजनेस करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड देयर ओन डोमेस्टिक मार्केट and sell their products।
फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि जो कोई विदेशी कंपनी होती है वो अपने मार्केट से आगे बढ़ के दूर देशों के मार्केट में भी अपने सामान बेच पाती है। जैसे अभी आपने देखा कि भाई बाहर अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में उसका सामान भी बेच रही है अपना। तो क्या है, फिर से बता रहे हैं, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हालांकि ये सब तो लेसन का सब लाइन ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, बनाने वाले हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। किस बात का? टू रीच बियॉन्ड देयर ओन डोमेस्टिक मार्केट, जो उनका अपना डोमेस्टिक घरेलू बाजार है उससे दूर दूसरे मार्केट में भी हम रीच कर सकें, पहुंच सकें, जा सकें। एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने चीजों को बेच सकें। Producers can sell their products not only in local market but also in market located in other countries of the world। तो इससे जो है क्या होता है ग्लोबलाइजेशन से, कि प्रोड्यूसर्स जो है न केवल अपने देश के मार्केट में बल्कि दूसरे देशों के भी मार्केट में अपने सामान को बेच सकते हैं। आज देखिए निविया, निविया कहाँ की कंपनी है जानते हैं? निविया नाम जानते होंगे? हाँ, निविया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, साबुन, क्रीम, तेल, बहुत सारे इस तरह का पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आता है निविया का। उसका साबुन भी हमें अच्छा लगता है काफ़ी, बाकी चीज़ें तो है ही। निविया कंपनी कहाँ की है? निविया के कभी दिखेगा प्रोडक्ट पर, जर्मनी की कंपनी है, डसेल्डॉर्फ में उसका जो है हेडक्वार्टर, जर्मनी के डसेल्डॉर्फ शहर। तो जर्मनी की कंपनी है निविया, और देखिए पूरे दुनिया में बिक रहा है उसका प्रोडक्ट, क्योंकि केमिकल्स के मामले में जर्मनी बहुत डेवलप्ड था। तो देखिए निविया का बहुत हाई क्वालिटी का रहता है। कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम है, कॉस्टली भी होता है काफ़ी बाकी दूसरे की तुलना में, लेकिन बढ़िया होता है। तो उसके जो भी है मतलब प्रोडक्ट्स, चाहे आप सोप लीजिए, क्रीम लीजिए, लोशन लीजिए, शैम्पू लीजिए, बहुत तरह का चीज़ जो भी आता है निविया, तो इट इज़ अ जर्मन कंपनी। तो अब क्या है, निविया अपना जर्मनी से बाहर हर देश में अपना बेच रहा है। इन जनरल विथ द हेल्प ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे फॉरेन ट्रेड हो रहा है, एक कंपनी जैसे अमेरिका से आईबीएम ने या एचपी ने अपना सामान इंडिया में बेचना शुरू किया। पहले कोई सामान नहीं आता था मान लीजिए, अब पहली कंपनी एचपी ने अपना सामान इंडिया में भेजना शुरू किया। तो इससे होता क्या है, जब एचपी का लगातार सामान आके बिक रहा है इंडिया में, तो जो उससे दूसरे भी कंपनीज है वहाँ के, उनकी भी जानकारी, अरे भाई एचपी अपना सामान इंडिया बेच रहा है और उसका सामान गाड़ी से जैसे भी जिस तरीके से भी जा रहा है उस तरीके का तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी अपना थोड़ा थोड़ा सामान उससे भेजने का कोशिश करते हैं कि भाई देखते हैं हम भी बेच के लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते। तो एक कंपनी का जैसे सामान बिकना शुरू होता है तो वैसे दूसरे वहाँ के दूसरे कंपनियां या दूसरे तरह के सामान, जरूरी नहीं उसी तरह का चीज़, कोई दूसरा चीज़ का भी, वो भी धीरे धीरे वहाँ दूसरे देश के मार्केट में आना जाना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है तो लोग उसको भी खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए पहले कहाँ इतनी कंपनियों की कार यहाँ बिकती थी, ये मोरिस गैराज, एमजी कंपनी कोई जानता था? नहीं जानता। ये निसान कंपनी कोई जानता था? डैटसन कंपनी कोई जानता था? नहीं जानता। बहुत सारी कंपनी है, आइकिया है, क्या क्या है, बहुत क्या नाम है, तो नहीं जानते थे। या वहाँ की है क्या नाम है, स्कोडा मोटर्स,
ठीक है, स्कोडा का आता है। तो ये सब कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे विदेशी कंपनियां यहाँ आने लगी, फोर्ड, मित्सुबिशी, जनरल मोटर्स, तो ये कंपनियां भी धीरे धीरे अपना कार यहाँ लाने लग गया धीरे धीरे। और जब लोगों ने देखा, लोगों को डिज़ाइन अच्छा लगा, आज देखिए मोरिस गराज, एमजी का डिज़ाइन लोगों को खूब पसंद, खूब बिक रहा है एमजी का, आईकी का, किया मोटर्स, सॉरी आईकी नहीं, किया मोटर्स, किया का, डैटसन का, और बहुत सारा कंपनी बिक रहा है। उसी के हिसाब से यहाँ का भी सामान अपना डिज़ाइन चेंज कर रहा है धीरे धीरे। तो एक सामान जब आना शुरू होता है किसी देश से, तो उसके साथ साथ और बहुत तरह के सामान भी धीरे धीरे आना जाना उस दूसरे देश में शुरू हो जाते हैं। वही कहा जा रहा है कि इन जनरल विथ द हेल्प ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेज। इससे क्या होता है, जब तरह तरह के सामान आने लगते हैं तो चॉइस हमारा बढ़ जाता है, ऑप्शन बढ़ जाता है कि भाई किसका खरीदना है। एंड द प्राइसेज ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, और उससे जो है प्राइस इक्वल होने लगता है। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ की कंपनी, कोई फैन की ही बात कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है फैन, सीलिंग फैन जो होता है। यहाँ की कंपनी बना रही थी पहले, लोकल जो भी कंपनी बना रही थी, एक दो, उषा का नाम ले लें, उसका महंगा बनता था, इसलिए उसका दाम महंगा रहता है, क्योंकि बनाने में खर्च ज़्यादा पड़ता है। महंगा का मतलब नहीं समझिए हमेशा कि क्वालिटी बहुत अच्छा है, महंगा बनाने में खर्च ज़्यादा पड़ता है, इसलिए भी बहुत सामान महंगा होता है। हम देखें बहुत सारा लोकल यहाँ का ब्रांड, दाम उसका बहुत रहेगा, क्वालिटी इसलिए हम नहीं लेते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई इतना दाम है, अरे भाई दाम है तो उसमें क्वालिटी थोड़े है। अब जैसे वोल्टास है, कोई हमको बोलेगा वोल्टास का कोई सामान ले लो, कभी नहीं लेंगे हम, तो उससे अच्छा है कि मत लो, दाम उसका किसी से कम नहीं है। कोई भी आप कंपनी का कोई प्रोडक्ट देख लीजिए, उससे वोल्टास का दाम कम नहीं है, लेकिन क्वालिटी वो कहाँ है। अभी बगल में लगा लिए हैं वोल्टास का, ऐसी आवाज़ ऐसा करता है, लगता है बगल में कि छोटा जनरेटर चल रहा है, ठीक है, इरिटेशन दम लगता है, इतना आवाज़ करता है एसी उसका, लगता है कि कोई छोटा सा जनरेटर चल रहा है, शुरू हो गया बगल में। तो और हमको अपना जाके सुनना पड़ता है कि अरे चल रहा है कि बंद हो गया, आवाज़ ही नहीं कुछ आता है, जाके सुनना पड़ता है, जाके उसके नज़दीक कि चल रहा है कि क्या बात है। तो क्वालिटी में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब है कि अब यहाँ महंगा बिक रहा था, बना रहा था यहाँ का कंपनी, विदेशी कंपनी यहाँ आके बेचना शुरू किया अपना कम दाम पे। अब धीरे धीरे क्या है कि यहाँ के भी कंपनी पर दबाव पड़ता है कि भाई अब उनका सामान सस्ता भी और अच्छे क्वालिटी का भी है, तो कैसे बिकेगा महंगा, तो उनको भी अपना प्रोडक्शन इस तरह से करना पड़ता है कि दाम हमारा कम हो जाए। तो यही कहा जा रहा है कि जब सामान एक दूसरे देशों में आना जाना शुरू होता है, तो एक तरह की चीज़ों का दाम एक जैसा फिर हो जाता है। थस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द पॉलिसीज ऑफ फॉरेन ट्रेड हैव बिकम क्वाइट लिबरल। तो इसके चलते क्या हुआ है कि जो फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाती है सरकार, हर साल केंद्र सरकार या कुछ सालों पर, 2 साल 3 साल पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाती है, ठीक है, कि कैसे विदेश की कंपनियों किसको अलाउ करेंगे, किस पर कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, मतलब बहुत सारे उसमें नियम कानून तय किया जाता है, उसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखिए जिस मामले पर पॉलिसी बनती है उसको उससे नाम करते हैं फॉरेन ट्रेड। हर एग्रीकल्चर से बना हुआ तो एग्रीकल्चर पॉलिसी कहते हैं, ठीक है, आईटी से बना हुआ आईटी पॉलिसी। अभी हम आपको बिहार का आईटी पॉलिसी कल भेजे थे टेलीग्राम पर, उसको देख लीजिएगा, लेटेस्ट पॉलिसी में से वो भी है, बिहार का पूछ सकता है मेंस में। तो बिहार का आईटी पॉलिसी उसमें, हाँ देखिए ध्यान आ गया, आईटी पॉलिसी उसमें बहुत सारा इससे जुड़ा हुआ बात है। अभी हम आपको हिंदी में है सर। हाँ हिंदी में हम समझा देंगे। अब बिहार वाले हिंदी में ही छापते हैं भाई, अंग्रेजी लिखना नहीं आता है,
क्या करिएगा, उसी में आपको भी ना काम करना है, आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा हिंदी में ही। कल थोड़े अधिकारी बन जाइएगा तो इंग्लिश में मिलेगा, वो हिंदी में ही मिलेगा। तो हम इसीलिए आपको भेजे थे, उसको हिंदी में हम समझा देंगे। तो अब क्या करिएगा भाई, बिहार है, हिंदी बोलने वाला स्टेट है, तो आपको हिंदी में ही ना मिलेगा, आपको हिंदी अच्छा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में ही छपती है ज़्यादातर चीज़ें, इंग्लिश में सर्वे हमको मिल जाता है, उतने में हम बहुत खुश हो जाते हैं, बाकी सब चीज़ हिंदी में रहता है यहाँ। एनीवे, तो ये देखिए कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन होने से क्या होता है, चीज़ों का दाम एक जैसा पड़ जाता है हर देश में, और उसके कारण सरकार पर भी दबाव पड़ता है कि भाई वो टैक्स वगैरह इस तरह से करे कि सबका दाम एक रेंज में हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी पर ज़्यादा टैक्स लगा दे रहे हैं उसका सामान महंगा हो जा रहा है, कोई कंपनी पर कम लगा रहे हैं उसका सामान कम हो जा रहा है। तो इससे क्या हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है। देखिए क्या बोला है, दस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द पॉलिसीज ऑफ फॉरेन ट्रेड हैव बिकम क्वाइट लिबरल। यानी फॉरेन ट्रेड का जो पॉलिसी का मतलब है टैक्स वगैरह जो भी लगाना होता है या परमिशंस देने होते हैं, वो जो है बहुत ही लिबरल यानी आसान हो गए हैं, सरल हो गए, उदार हो गए हैं। लिबरल का हिंदी होता है उदार, मतलब उसके प्रति कड़ा रुख नहीं अपना रहा, एक उदार नरम रवैया अपनाना, लिबरल। फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets in integration of market in different countries। तो इससे क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन से कि सभी देशों के मार्केट आपस में जुड़ गए हैं, सभी देशों के मार्केट जुड़ गए हैं। अब मैं यहाँ कंप्यूटर बना रहा हूँ, और अगर मैं अच्छे कंप्यूटर बना रहा हूँ बढ़िया क्वालिटी के कम दाम पे, तो हम सब जगह बेचेंगे, क्योंकि मेरा कम दाम का रहेगा, अच्छा क्वालिटी रहेगा तो हर जगह बिकेगा, चाइना में बिकेगा, जापान में बिकेगा, अमेरिका में बिकेगा, लोग खरीदेंगे ही। अगर क्वालिटी रहेगा तो खरीदेंगे लोग, दाम कम रहेगा तो खरीदेंगे। तो मेरा मर्जी है कि मैं क्यों इंडिया में सिर्फ बेचूं, मैं सभी देश में बेचूंगा। तो सभी देश के मार्केट जुड़ गए हैं। आज कोई भी कंपनी सोचती है कि मैं कहां कहां अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं, ठीक है, हर जगह। तो ये ग्लोबलाइजेशन से सभी देशों के मार्केट जो है आपस में जुड़ गए हैं। इंटीग्रेशन इसी को बोला, इंटीग्रेशन, कनेक्टिंग द मार्केट इन इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। नाउ तो अब हमने ये समझ लिया कि ग्लोबलाइजेशन और मार्केट का इंटीग्रेशन कैसे होता है। आज देखिए ना, ग्लोबलाइजेशन से ना एचपी है, माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज कंप्यूटर देखिए, दुनिया भर में कंप्यूटर बना कोई भी रहा, उसमें सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, विंडोज। विंडोज पूरी दुनिया में बिक रहा है हर जगह। तो विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर हर जगह, एचपी का कंप्यूटर हर जगह बिक रहा है, हार्डवेयर जो है। तो मार्केट का इंटीग्रेशन हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब देखिए बहुत टेक्निकल चीजें, हमको लगता है आपको भी लग रहा होगा, तो धीरे धीरे समझते हुए इसको चलना है। और कहीं कोई अगर लाइन नहीं समझ में आए तो हमसे क्लियर करा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस चीज है, कंसेप्ट वाला चीज है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसीलिए अगर कहीं कोई थोड़ा सा भी लगे कि नहीं पूरा साफ नहीं हुआ है बात, तो आप हमसे कहिए, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब हम जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ, क्या फैक्टर्स थे या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को, क्या कारण है, क्या इसमें हेल्प करने वाले फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं। देयर आर टू मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन which have been discussed below। तो दो फैक्टर्स है इसके पीछे जो ग्लोबलाइजेशन को शुरू किए और उसको आज तक तेजी से बढ़ा रहे हैं।
नंबर 1, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तेजी से इंप्रूवमेंट होना। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास होना मेन फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट किया, यानी इसको बढ़ावा दिया। We are living in an age of industrialization where places have come near globally and the world has turned into a global cottage। कहा जा रहा है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो तेजी से इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्रीज, उद्योग, फैक्ट्री, धंधे हर जगह लग रहे हैं तेजी से। We are living in an age of industrialization where places have come near globally, जहां दुनिया भर की जो जगह है वो आज बहुत नजदीक आ गए हैं। एक समय था लोग सोचते भी नहीं थे विदेश जाने, आज बिना सोचे विदेश जा रहे हैं। सोचना नहीं पड़ रहा, अच्छा परसों जाना है, ठीक है, तैयार होके गया, फ्लाइट पर चढ़ गए, पहुंच गए लंदन। तैयार होके गए, बैठ गए फ्लाइट पर, टिकट कर लिए थे, पहुंच गए, बैठ गए, पहुंच गए न्यूयॉर्क। गए फ्लाइट पर, बैठ गए, पहुंच गए नीदरलैंड, पहुंच गए पेरिस। आज दुनिया भर की जगह बहुत नजदीक आ गए हैं। क्यों? ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुआ है, एयरलाइंस डेवलप हुआ है, फैसिलिटीज सारा डेवलप हुआ है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। तो इन शॉर्ट कहा जा रहा है कि वेयर प्लेसेस हैव कम नियर ग्लोबली, यानी सभी जगह दुनिया भर में एक दूसरे के नजदीक आ गए। नजदीक अब थोड़े खिसक के जापान हमारे बगल में आ गया है, ऐसा थोड़े कि टोक्यो दिल्ली के बाद गुड़गांव से आगे बढ़िएगा तो टोक्यो मिल जाएगा। नजदीक आने का मतलब है कि आना जाना बहुत आसान हो गया है, कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत टिकट मिल जाता है। आप बुकिंग कीजिए, जाइए, बैठिए, प्लेन से पहुंच जाइए पेरिस। तो प्लेसेस हैव कम नियर ग्लोबली एंड द वर्ल्ड हैज टर्न्ड इनटू अ ग्लोबल कॉटेज। और दुनिया आज एक ग्लोबल कॉटेज के रूप में, कोई भी कहीं आ रहा है, जा रहा है, कहीं भी ठहरना है, हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क में काम कर रहे हैं, 1 महीना काम किए, फिर वहां से दिल्ली चले आए, दिल्ली में अब रह रहे हैं, दिल्ली से गए मुंबई। आज कहीं भी आदमी आ रहा है, जा रहा है, ठहर रहा है, रुक रहा है, ठीक है। तो दुनिया आज एक कॉटेज, मतलब आज रेसिडेंस का भी फिक्स नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं। कहीं भी आदमी रह रहा है, क्या 1 महीना वहां रहा, वहां काम किया, वहां से कहीं और चला गया, बहुत आसान हो गया है। पहले इन सब के लिए भी नियम कानून होते थे कि आप कहीं रहना है तो कितना दिन रुकिएगा, किस लिए आए हैं, बहुत सारा चीज़, ये सब सवाल जवाब देना, परमिशन लेना पड़ता था ठहरने। आज इतना फ्री कर दिया गया है, जो आ रहा है होटल में जाओ, कहीं गए होटल में गए, रूम किए, वहाँ रुक गए, कोई लेना नहीं कि होटल में भाई इंडिया से आ रहे हैं कि पाकिस्तान से आ रहे हैं कि नेपाल से आ रहे हैं कि चाइना से आ रहा है कि जापान से आ रहा है। वो बस आपका आईडी लेगा, हाँ जाइए सर रूम में ठहरिए। तो आज कहीं भी आना जाना ठहरना बहुत आसान हो गया। इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आर यूज्ड टू कनेक्ट पीपल एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंट। आज आप देखिए टिकट भी लेना कितना आसान है। पहले लोग जाके ऑफिस खोजते रहते थे, रे कहाँ है ऑफिस उस कंपनी का। आज देखिए सब ऐसा बन गया है, ऐप मोबाइल में, मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप, क्या क्या है, तुरंत आप बुकिंग करिए जहाँ का है। कोई नहीं खोजना है कि वहाँ क्या, पहले क्या है, जापान जाना है तो जापान एयरलाइंस का ऑफिस जाके खोजिए, दिल्ली में है कि मुंबई कहाँ है, वहाँ से उसका टिकट करवाइए या वीज़ा लीजिए, जो भी। आज क्या है, इस सब के एजेंट्स एप्लीकेशन आ गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, सीधे आप यहाँ खोलिए इज माई ट्रिप या मेक माई ट्रिप, और हाँ जापान का टिकट बुक करना है, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा जापान एयरलाइंस, उसमें आपको टिकट आपका बुक हो गया 1 मिनट में आपका टिकट बुक, जाइए जापान। तो टेली कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, डेवलप हुआ है टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन, सारा चीज। तो दे आर यूज्ड टू कनेक्ट पीपल एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। अभी देखिए आपको खोजना था, आपने तुरंत गूगल सर्च पर खोज लिया इंफॉर्मेशन, आपको मिल गया आसानी से इंफॉर्मेशन। अभी आप जो है कोई ऐप खोलिएगा, उस पर देखिएगा कहाँ का फ्लाइट कितना अवेलेबल है,
हर जगह का आपको फ्लाइट का इंफॉर्मेशन मोबाइल में, कितना कहाँ है, क्या फेयर है, कब अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, क्या फेयर है, कितना फ्लाइट है, क्या उसका है, रूट क्या है, सारा इंफॉर्मेशन आपके बिल्कुल हाथ में। तो इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है। कम्यूटर्स, कम्यूटर बोलते हैं आने जाने वाले को, कम्यूटर्स। कम्यूट करना मतलब होता है आना जाना, कम्यूट जो वर्ड है, ठीक है, तो उससे कम्यूटर्स, पैसेंजर्स यहाँ यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड उसका है कम्यूटर्स। कम्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यानी हर काम में, हर तरह के काम में आने जाने वाले लोग शामिल हो गए, ठीक है। मतलब अब जैसे दिल्ली में काम करते हैं तो सिर्फ दिल्ली के लोग काम करते हैं, दिल्ली में आसपास के 50 से 100 किलोमीटर के रेंज के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं कम्यूटर्स, डेली कम्यूटर्स, रोज आने जाने वाले लोग। रोज जो है गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं काम करने, रोज मेरठ से दिल्ली काम आते हैं काम करने, रोज फरीदाबाद से दिल्ली आते हैं, रोज पलवल से आते हैं, बागपत से आते हैं, सब जगह से। मेट्रो है, बैठ गए, 1-1.5 घंटा लगा, मेट्रो में पहुंच गए, गुड़गांव से पहुंच गए दिल्ली, काम कर रहे हैं जहां दिल्ली। तो कम्यूटर्स आज हर काम में और हर तरह के काम में हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉई हैं ऑफिस के, किसी भी तरह के काम में, हर तरह के काम में लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जा रहे हैं कम्यूटर्स। वही बोल रहा है कि कम्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी विच हैज मेड द वर्ल्ड कम क्लोजर एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। इससे क्या है, दुनिया आपस में नजदीक आ गई है और आने जाने का खर्च बहुत कम पड़ हो गया है। हमारे ही एक, हमारा कॉलेज में मित्र, मतलब कलीग था, यही पटना का है, ठीक है, उसके फादर डॉक्टर, अच्छे बड़े डॉक्टर थे, हैं मतलब, तो वो WHO में हैं बहुत साल से, तो दिल्ली में शिफ्ट। उनका डेली का प्रोग्राम क्या है कि डेली वो फ्लाइट से वहाँ से चलते हैं, 2-3 शहर इंडिया का फ्लाइट से जाते हैं, वहाँ अपना साइन करके और शाम को फिर फ्लाइट से घर वापस पहुँचे रहते हैं। उनको फ्लाइट का पास दिया, किसी भी फ्लाइट में जिसमें अवेलेबल रहेगा तो उनको दे देगा। तो यहाँ से मान लीजिए बेंगलोर गए, वहाँ से फ्लाइट लिए मुंबई की, वहाँ गए, वहाँ साइन किए, मुंबई से फ्लाइट लिए चेन्नई, वहाँ गए, चेन्नई से फिर हो सकता है कहीं हैदराबाद गए, हैदराबाद से शाम को दिल्ली वापस फ्लाइट से आ गए, अपना आराम। तो आज देखिए, ही इज अ डॉक्टर बट ही इज विजिटिंग मेनी प्लेसेस इन वंस, डेली का यही रूटीन है लगभग। तो वही यहाँ कहा जा रहा है। उसी तरह बहुत से लोग हैं जो, जैसे हमारे कई कलीग थे जो पढ़ते थे साथ में हमारे केरला में, उनके पेरेंट्स वगैरह दुबई में रहते थे, तो वीकेंड पर वो दुबई होके चले आते थे अपने पेरेंट्स से मिलने, क्योंकि उनको छुट्टी मिलता था, हम लोग का सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो वो दुबई चले जाते थे सैटरडे को और फिर संडे इवनिंग आ जाते थे, फ्राइडे इवनिंग ही निकल जाते थे और संडे इवनिंग आ गए, मंडे से फिर क्लास। तो देखिए, क्योंकि आज कॉस्ट भी कम हो गया है आने जाने का और आसान हो गया है, फैसिलिटीज इतना डेवलप हो गया है, तो लोग आज दूर दूर तक आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं और कॉस्ट उसका बहुत कम हो गया है। देखिए, इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू, goods and commodities are transported from one place to another at a very cheap rate। आज गुड्स और कमोडिटीज को भी दूर दूर से लाना, ले जाना बहुत सस्ता हो गया। अमेजोन इतना कैसे डिलीवरी कर रहा है? आप सोचिए कि यहाँ हमको एसी ला के दिया, कूलर ला के दिया, क्या क्या चीज़ ला के दिया, कहाँ कहाँ से, कोई बेंगलोर से लाया, कोई गुड़गांव से लाया, कितना खर्च पड़ता है इसे। हमको तो फ्री में यहाँ डिलीवरी कर दिया, जस्ट उसी प्राइस पर, उससे कम। मतलब यहाँ आप सोचिए कि मैं यहाँ लेने जाता, जो प्राइस पे करता, उससे कम प्राइस पर मुझे गुड़गांव से यहाँ लाके विदिन 1 डे या 2 डे पहुँचा दिया। कैसे पॉसिबल हो पाया?
भारी भारी चीज 30-30 किलो का, 40-40 किलो का सामान। बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ, आज देखिए आप यहाँ खड़े हो जाइए निशाबाद मोड़ पर, देखिए कितनी गाड़ियां आ रही हैं, भारी भारी गाड़ी, विश्वास नहीं कीजिएगा, सुबह के 5 बजे से लाइन लगा रहता है, बड़े बड़े कार्गो ट्रक्स। और देखिए अनीसाबाद का गोलंबर को भी अभी तोड़ के मॉडिफाई किया गया, इतना बढ़िया कर दिया गया गोलंबर को, ताकि क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ियां, लंबी लंबी गाड़ियां मुड़ नहीं पाती, तो वो आसानी से मुड़ सके, इसके लिए तोड़ के और छोटा करके चौड़ा कर दिया गया। नहीं तो पहले जाम लगा रहता था, गाड़ी अगर एक लंबी गाड़ी आ गई मुड़ने के लिए तो पता चलता था 10 मिनट ट्रैफिक जैम। तो उसको तोड़ के सर्किल को बिल्कुल छोटा कर दिया और चारों तरफ चौड़ा पूरा बढ़िया रोड बना दिया, ताकि गाड़ी आए। आज देखिए फट से आती, इतनी लंबी लंबी गाड़ियां आती हैं, हम कभी कभी आते जाते चूंकि बहुत देखते हैं, इतना वो मुड़ जाएगा फट से और कहीं भी मोड़ देता है आसानी से, क्योंकि यही आपका बाईपास है, यही से जाना है उसको। तो इतनी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, बड़ी बड़ी कार्गो, जिसमें इतनी कार वार उसमें ढेर सारा रखा के आता है, जाता है, बिकता है, क्या क्या कार्गो कंटेनर्स, मतलब बहुत चीजें। तो इतना डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्ट का, तभी तो इतना चीप हो गया है, आज हमें हर चीज तुरंत दे रहा है लाके। तो यही कहा जा रहा है कि इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू goods and commodities are transported from one place to another at a very cheap rate. Goods are placed in containers and loaded into ships, places, railways and trucks. आज बड़े बड़े कंटेनर्स दूसरे देशों से, वो क्या है, जहाज में रख दिए जाते हैं। कभी जाइए देखिए सी पोर्ट पर, बड़े बड़े कंटेनर्स वो जहाज में लोड हो जाते हैं, बड़े बड़े कार्गो शिप होते हैं, उसमें सैकड़ों कंटेनर उसमें एक साथ लोड हो जाते हैं, डब्बे खिलौने जैसे लगते हैं दूर से, इतने विशाल कंटेनर जब वो लोड होके दूर आप देखिएगा शिप पर, तो लगेगा कि खिलौना जैसा छोटा छोटा डब्बा रखा हुआ। जैसे देखिए नीचे फोटो में आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ वो ट्रक्स पे जो है कंटेनर्स जा रहा है सब, या रखा हुआ है कहीं, क्या है लोड। तो देखिए कंटेनर्स में सामान भर दिया जाता है, और ये शिप्स पर, रेलवेज पर, ट्रक्स, रेलवे से भी जाता है कंटेनर, उसके बाद रेलवे से खत्म जहां रूट हो जाता है वहां से फिर ट्रक में लोड होता है, वहां से ट्रक से फिर रोड के द्वारा जहां उसको पहुंचाना रहता है। These containers have led to huge reduction of cost and increased the speed of export। ये कंटेनर्स के यूज होने से एक स्पेशल ट्रेन है, शुरू किया गया था, जो कंटेनर्स के लिए ही शुरू किया गया था। मतलब एक कंपनी, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो ट्रेन से कंटेनर्स लाने ले जाने का काम करती थी। उसका स्पेशल इतना ही काम था, ट्रेन से कंटेनर्स आते थे, ले जाते थे, पहले की बात है। लेकिन अब तो इतना ट्रक से आने जाने शुरू हो गया कि अब लोग ट्रेन वेन से यूज नहीं करते हैं, जहां होता है नहीं तो ट्रक से ही करते हैं। तो ये देखिए कि इन कंटेनर्स के आने से क्या हुआ है कि इससे कॉस्ट, जो लाने ले जाने का खर्च बहुत कम हो गया है, एंड इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ एक्सपोर्ट, और बाहर के देशों से लाने ले जाने का जो समय होता है वो बहुत कम हो गया, तेजी से आ जाता है कोई भी सामान। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज बीन रिड्यूस्ड, उसी तरह एयर से भी ट्रांसपोर्ट जो है उसका कॉस्ट काफी कम हो गया है, which has enabled greater volumes of goods being transported by airline, जिसके कारण एयरलाइन से भी बहुत सारा सामान लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। ये देखिए अब यहाँ नीचे पिक्चर 64 है, कंटेनर्स फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। लाइन से एक कंटेनर टर्मिनल है कहीं, वहां पर बहुत सारे टर्मिनल, ये कंटेनर रखे हुए हैं, और कुछ लोड किए जा रहे हैं गाड़ियों पर, और कुछ रखे हुए हैं, और उनको कंटेनर टर्मिनल का फोटो है, कितने सारे कंटेनर्स लाइन से रखे हुए हैं, एक पर एक खड़ा हो जाता है, लगता है बिल्डिंग की तरह ऊंचा खड़ा हो जाता है। नाउ डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन
इतना जो हुआ उसके पीछे क्या फैक्टर? पहला है रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर में अभी हमने पहला देखा ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट, और फिर हम देख रहे हैं डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये जो मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें। देयर हैज बीन रिमार्केबल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। Telecommunication facilities like telephones, mobiles, fax enables us to establish contact with one another around the world. टेलीकॉम की फैसिलिटी आज इतनी डेवलप हो गई है, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, इंटरनेट। आज देखिए, एक समय था पहले विदेश बात करने के लिए कॉल बुक करनी पड़ती थी पहले से, कि भाई हमको बात करना है वहाँ, इस टाइम लिया जाता था। उस टाइम पर वो कॉल कनेक्ट करते थे, कनेक्ट हो जाता था तो आपको फ़ोन आता था, आपका कॉल कनेक्ट हो गया, लंदन, बात कीजिए। आज क्या है, सीधे उठाया व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर दिए, देखिए वीडियो भी हो रहा है, देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, क्या वहाँ पर कितना रैपिड हो गया। एक समय हम लोग सोचते नहीं थे, आज वीडियो कॉल, जिसको मन होता है वीडियो कॉल लगा देता है। हम तो कॉल भी नहीं लगाना चाहते हैं, लोग वीडियो कॉल लगा देगा। तो आज इसकी फैसिलिटी आप देखिए, मोबाइल पर सारा चीज आपके फिंगर टिप्स पर, सारा इंफॉर्मेशन, सारा चीज, पूरा बाजार, सब कुछ आप देख सकते हैं फिंगर टिप। अमेजोन खोले, हर चीज का आपको कोई चीज खोजना है, किसका क्या दाम है, नहीं है मार्केट में, क्या है, अमेजोन पर खोले, फट से देख लिए, हर तरह की चीज का, हर तरह का चीज देख लिए, पूरा बाजार हो जाता है अमेजोन पर। देखना है तरह तरह का, हाँ शर्ट लेना है भाई, बहुत डिजाइन देख लिए शर्ट का, क्या पसंद आया, क्या दाम पे मिल रहा है, अमेजोन से लें कि लोकल मार्केट से लें। कोई बुकिंग करना है, फट से ऐप्स खोले, उसको बुकिंग कर दिए। किसी से बात करना है, कोई मैसेज करना है, भेजना है, कुछ भी, सारा कुछ तुरंत। तो मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, इन सब से इतना तेज हो गया है कम्युनिकेशन, हम तुरंत कहीं से भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, कोई भी चीज़ बुक कर लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। वही कहा जा रहा है कि टेलीकॉम फैसिलिटीज लाइक टेलीफोन्स, अब टेलीफोन तो रहा नहीं लगभग, मोबाइल्स, फैक्स, computers enables us to establish contact with one another around the world. Computer has now entered in almost every field of activity. देखिए आ गए कंप्यूटर भैया। Computer has now entered in almost every field of activity. आज कंप्यूटर हर एक्टिविटी में घुस गया है। It is due to the easy accessibility of the internet that we can obtain and share information about anything that we want to know. आज इंटरनेट इतना आसानी से सबको मिल रहा है सुविधा, कि हम आज दुनिया भर के किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत हमें मिल जा रहा है। We can send email and voice mail across the world at negligible costs. देखिए अभी ईमेल और वॉइस मेल पर ये दुनिया कहाँ पहुंच गया है। वी कैन सेंड ईमेल, कह रहा है, ईमेल तो सेंड करना 98 में ही हो रहा था। ईमेल तो हम लोग 98-99 में जान रहे थे, आज तो यहाँ 2024 चल रहा है। तो वी कैन सेंड ईमेल एंड वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं। आज देखिए ईमेल पर, एक समय ईमेल हम लोग को लगता था, अरे ईमेल, जब मैं छोटा था, ईमेल, अच्छा इस कंपनी का ईमेल है, इसको ईमेल कर सकते हैं, कहाँ से होगा ईमेल भाई, ये सोचते थे। ठीक है, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर में भी इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह नहीं होते थे। और आज देखिए, आज ईमेल रद्दी लगता है, आप देखिए दिन भर कुछ ना कुछ फालतू मेल पहुंचा रहता है, भरा रहेगा इनबॉक्स खाली आपके, ये एडवर्टीजमेंट, वो ईमेल। आज ईमेल का कोई मतलब ही नहीं रहा, पोस्ट कार्ड से भी रद्दी हो गया है। तो ईमेल, फैक्स, वॉइस मेल, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मदद किया है ग्लोबलाइजेशन। आज देखिए आप अमेजॉन खोलिए, अमेजॉन
आप जो खोलते हैं जनरली अमेजोन, तो वो इंडिया का वेबसाइट खोलता है। आप अमेजोन का बाहर का वेबसाइट खोलिए, अमेजोन ब्रिटेन खोलिए, अमेजोन यूएसए खोलिए, उस पर देखिए आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी दिखेगा, उस पर आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स दिखेगा। आप दुनिया भर तरह का सामान, अभी आप क्या यहाँ का खोलते हैं तो यहाँ के मार्केट में बिकने वाले जो सामान रहते हैं उसमें फॉरेन कंपनी के भी, लेकिन आप उसमें खोलिएगा अमेजोन ब्राउजर में, खोलिए अमेजोन यूएसए, अमेजोन, वहाँ आपको इंटरनेशनल अमेरिका में बिकने वाले वहाँ के सब तरह का सामान दिखेगा। कहने का मतलब है कि आज अमेजन में आप दुनिया भर के सामान देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। उसमें एक सेटिंग रहता है कि वो करना है आप लोग को। मान लीजिए आप फॉरेन प्रोडक्ट्स भी देखना चाहते हैं जो दूसरे कंट्रीज में अवेलेबल, अभी तो आपको सिर्फ इंडिया में जो अवेलेबल है वो दिखाया जाता है अमेजोन, तो वो सब भी दिखाता है, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, कहने का मतलब है कि देखिए कितना आसान हो गया है और क्विक हो गया है, तुरंत आप सेकंड में चाहें तो कहीं का भी कोई चीज देख सकते हैं, उसको बुक कर सकते हैं, यू खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का हुआ है तो आईटी के डेवलपमेंट्स, दिस हैज बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय दिस एग्जाम्पल। इसको देखिए, इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अ न्यूयॉर्क पब्लिकेशन वांट्स टू पब्लिश अ बुक और अ जर्नल। एक न्यूयॉर्क की कोई पब्लिशिंग कंपनी है, प्रेस कंपनी है, वो एक किताब या कोई जर्नल मैगजीन छापना चाहती है। द टेक्स्ट ऑफ द जर्नल इज डिजाइंड एंड सेंट थ्रू द इंटरनेट टू द मुंबई ऑफिस। तो उसका जो क्या छापना है, क्या कंटेंट है उस जर्नल का, वो डिजाइन करके वहां से मुंबई ऑफिस भेजा जाता है इंटरनेट से। द डिजाइन इज सेंट यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो वहां से टेलीकॉम फैसिलिटी का यानी इंटरनेट के माध्यम से वह यहाँ के कंप्यूटर में डिजाइन आ जाता है मुंबई ऑफिस में। एंड द डिजाइनिंग इज डन इन मुंबई, और यहाँ उस पर फर्दर डिजाइनिंग किया जाता है कि कैसे उसको छापा जाएगा। वहां से खाली सादा टेक्स्ट आ जाता है कि क्या छपना है, यहाँ उसका डिजाइनिंग होता है मुंबई में। द डिजाइनर्स डिजाइन एंड प्रिंट द मैगजीन विच इज सेंट बाय एयर टू न्यूयॉर्क। यहाँ वो मैगजीन डिजाइन करते हैं, कंटेंट उसका छाप देते हैं और फिर वापस उसको एयरप्लेन से मुंबई वो न्यूयॉर्क चला जाता है। इवन द पेमेंट ऑफ मनी फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग इज सेंट थ्रू द इंटरनेट ई बैंकिंग टू द बैंक इन मुंबई। उसको छापने का जो पेमेंट भी किया जाता है वो ऑनलाइन ही हो जाता है वहां से यहाँ। ऐसे बता रहे कौन सा बड़ा बात है, हम लोग रोज कर रहे हैं लेकिन हाँ, तो ऑनलाइन पेमेंट है, कहीं से कहीं का पेमेंट हो जा रहा है, कहीं से कहीं देखिए वहां से यहाँ डिजाइन भेज दिया, यहाँ लोग सस्ता में डिजाइन कर देता है, प्रिंट हो जाता है, कर दिया, यहाँ से फ्लाइट से वो कम कीमत पर पहुंच गया न्यूयॉर्क, प्रिंट हो, वहां बिक रहा है। वहां बिक रहा है, लोगों को लग रहा है कि वाह यहाँ का कंपनी बेच रहा है, पता नहीं मुंबई से छप के आ रहा है तो आप लोग के माइंड में जो चलता है कि अमेरिकन प्रोडक्ट है, अमेरिकन, अरे वो अमेरिकन नहीं है, वो इंडियन ही है या चाइनीज होगा, समझे। अब अमेरिका में भी अमेरिका का कुछ नहीं रहा। समझने वाली बात यही है कि वो नाम खाली रह गया इंटरनेशनल, वो सब जो है वो इंडिया से बन के जा रहा है। एशिया, मैंने आपको बताया ना कि मार्क्स एंड स्पेंसर जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है, मतलब समझिए कि बड़े बड़े लोग खाली टाटा बिरला जैसे पहनते थे एक समय, आज उसका सब मतलब अच्छे खासे लोग पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बन के कहाँ से जा रहा है, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, तो चीप कॉस्ट पे बन रहा है। तो आज हर कोई एक ठीक ठाक आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है, तो सस्ता हो गया। तो आज कहने को खाली नाम रह गया, वो सब यहीं से सब जा रहा है, बन रहा है। तो देखिए जैसे अमेरिका की पब्लिशिंग जब प्रिंटिंग कंपनी है, इंडिया से छपवा के और बाई एयर चला गया, वहाँ तुरंत पहुँच गया, पेमेंट हो गया उसका ऑनलाइन। Thus, we see that information and communication technology has played a major role in globalization. Information technology ने भी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो देखिए फर्स्ट जो फैक्टर था कि डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, एक तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है
लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन मतलब आसान हो जाना, किसका? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का। देखिए पॉलिसी को लास्ट में खाली लिखा है, दोनों का है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का लिबरलाइजेशन। यानी विदेश से व्यापार करने का जो नियम कानून वो आसान हो गया है, और विदेश में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है, उसका भी जो नियम कानून है वो आसान हो गया, जिसके कारण ये ग्लोबलाइजेशन हो पाए। हम आने ही नहीं देते किसी कंपनी को, तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन होता। हम अपने लोगों को बाहर जाने ही नहीं देते, नियम कानून उसका कठिन कर देते, तो ग्लोबलाइजेशन होता? इतना नहीं होता। हम यहाँ विदेशी कंपनी को पैसा नहीं लगाने देते, तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन। हम तो बुला रहे हैं, आज देखिए मोदी इतना सबमिट कर रहा है, बड़ा बड़ा खर्च करके, आओ आओ यहाँ, इतना तरह का भाषण दे रहा है ठगने के लिए। सब मुख्यमंत्री वही शुरू कर दिए अपने अपने राज्य में। बिहार में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, गुजरात में तो होता ही रहता है, और राज्यों में सब जगह किए गए। तो इसलिए ये है क्या कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को आसान कर दिया कि आप यहाँ आइए, पैसा लगाइए, फैक्ट्री बनाइए, आप यहाँ आइए, यहाँ अपना सामान बेचिए। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का लिबरलाइजेशन हुआ, उसको सिंप्लीफिकेशन हुआ। द इंडिया गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड, अब देखिए वही कहानी यहाँ कहा गया जो पहले हम आपको बता चुके हैं, कल बताए थे आज़ादी के बाद कैसे कैसे हमारा इकोनॉमी का हुआ, वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट सर्टेन बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। वही का वही बात सब देखिए आपको बता रहा है। कह रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो यहाँ की सरकार थी उसने विदेश से व्यापार और यहाँ पैसा लगाने पर रोक लगाए हुए थे, बैरियर्स लगाए हुए। This was necessary to protect the producers within the country from foreign competition. ये जरूरी था यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको विदेश के कंपनियों से कंपटीशन से बचाने के लिए। देखिए वर्ड बाय वर्ड जो बताया है वही लिख रहा है यहाँ। Around 1991 some changes in policy were made in India. 1991 में अपने नियम कानून में कुछ बदलाव किए गए इंडिया में। Government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. तो मैंने कल कहा ही था आपको कि अब भारत सरकार को लगा कि समय आ चुका है कि अब हम यहाँ की कंपनियों को, बाहर की कंपनियों को आपस में compete करने दें कि भाई जिसको जो बनाना है बनाओ और बेचो, कस्टमर को जिसका अच्छा लगेगा वो खरीदेगा। वो समझदार हो चुका है, अब अनपढ़ नहीं रहा हमारा आदमी, गरीब अब इग्नोरेंट नहीं रहा, अब उसको भी पता है सब तरह का इंफॉर्मेशन, वो पता कर सकता है, वो समझ सकता है, तो compete करने दिया सब। तो it decided that time had come for Indian companies to compete with companies from the world. हम चेंज करके बोल रहे हैं थोड़ा। It felt that the competition, ये कंप्लीशन नहीं है, कंपटीशन है, मिसप्रिंट है। The competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. क्योंकि भारत सरकार को अब महसूस हुआ कि कंपटीशन होगा तो यहाँ की कंपनी भी अपना क्वालिटी बढ़ाएगी, क्योंकि उनको भी बेचना होगा सामान। Thus, barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. तो जो भी बाधाएं लगाई गई थी, जो बैरियर्स लगाए गए थे विदेश व्यापार के लिए, विदेश के पैसे, विदेश इन्वेस्टमेंट पर, उसको हटा लिया गया काफी ज्यादा, मतलब लगभग पूरी तरह हटा लिया गया। अब यहाँ ऊपर आपको दिया हुआ है बॉक्स में ट्रेड बैरियर का डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेड बैरियर, इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन सेट अप। इसको बैरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ अड़चन लगाए गए हैं।
कुछ रोक लगाई गई है, इसलिए इसको बैरियर कहते हैं। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट चाहे तो ट्रेड बैरियर्स लगा सकती है या कम कर सकती है। वो चाहे अगर कि विदेशी व्यापार यहाँ हमको बढ़ाना है तो बैरियर कम कर सकती है या हटा सकती है। वो चाहेगी कि नहीं हमको यहाँ फॉरेन ट्रेड नहीं करना है, विदेशी कंपनी को अलाउ नहीं करना है, तो क्या करेगी, फॉरेन बैरियर लगा देगी। जैसे अमेरिका में भी बहुत सारे बैरियर्स लग रहे हैं क्योंकि वहाँ की अपनी इकोनॉमी डूबी हुई है, तो वो चाह रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी डेवलप हो, हमारी कंपनी डेवलप हो, तो बाहर की कंपनियों पर रोक लगा रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना ज़्यादा बाहर की कंपनियां आए तो हम बैरियर्स को हटा रहे हैं, हटा दिए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड what kinds of goods and how much of each should come into the country। तो गवर्नमेंट चाहे तो वो फॉरेन ट्रेड को घटा बढ़ा सकती है ट्रेड बैरियर लगा के, या ये कंट्रोल कर सकती है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ बिकेंगी और कितनी मात्रा में बिकेंगी, कितना क्वांटिटी में बिकेगा। तो ये सब के लिए वो ट्रेड बैरियर चाहे तो यूज़ कर सकती है, मतलब अगर कम रखना है तो बढ़ा देगी ट्रेड बैरियर, अगर बढ़ाना है, वो चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ बिके विदेशों का, तो वो ट्रेड बैरियर हटा लेगी। तो इसी को कहते हैं ट्रेड बैरियर। तो यही कहा जा रहा है कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो बैरियर्स थे वो लगभग हटा लिए गए 91 में, जिसको हमने लिबरलाइजेशन कहा। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। देखिए डेफिनेशन दे दिया, अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कहा लिबरलाइजेशन को, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। यानी कि जो बैरियर्स हम लगाए होते हैं सरकार ने, उसको हटाना या रिस्ट्रिक्शन को हटाने को ही लिबरलाइजेशन कहा जाता है। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन ट्रेड भी बड़ा भूमिका निभाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्हीं सबसे ना ग्लोबलाइजेशन हुआ। जब विदेश से व्यापार हुआ, जब विदेश से यहाँ कंपनी आके बनाना शुरू की, इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ। अब देखिए आप जो खोज रहे थे यही बुक में दिया हुआ था, आप हड़बड़ी में पहले देखने लग गए इंटरनेट पर, ठीक है। नहीं व्हाट ठीक है, कंसेप्ट की बात कर रहा है, तो व्हाट ठीक है, व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, यानी जिसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ बॉक्स में देखिए आपको आ गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन द एम ऑफ विच इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये संगठन है, इसका क्या एक लक्ष्य है कि दुनिया भर में ट्रेडिंग जो है बहुत आसान हो जाए, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना आसान हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो किसी को। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेट अप इन 1995। 95 में WTO बना था, नाम पड़ा था। इससे पहले जो था वो उसका नाम था GATT, GATT, उसको गैट कहते थे उस समय तक, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ, या टैरिफ एंड ट्रेड ऐसा था, गैट GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, TT। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ TARRIFF,
टैरिफ मतलब होता है कोई भी जो टैक्स टाइप का समझ लीजिए, या प्राइस। So what was general agreement ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। on tariff, हाँ, टैरिफ, TARRIF, डबल आर आई डबल एफ, tariff एंड ट्रेड। and trade. Yes, sir. तो ये क्या है कि उस समय तक जितने भी देश थे इसके मेंबर, उनमें आपस में एक समझौता हुआ था कि हाँ हम किस तरह के ट्रेड एक दूसरे कंट्री में अलाउ करेंगे, उस पर हम कितना टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ का मतलब होता है यही टैक्स, समझ लीजिए बिजनेस में जो टैक्स लगे उसको टैरिफ कहते हैं। तो उस पर कितना टैरिफ लगाएंगे ये सब का इसी में तय होता था। तो उस समय तक बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो एक आपस में लोग कर लेते थे डिसाइड। उसके बाद लगा कि नहीं, हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए भी बनाना चाहिए। तो उसके बाद बना 95 में, उसी साल, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये सारी बातें तय होती थी कि किस देश से किस में जाने पर कितना टैक्स लगेगा, किसी चीज़ को अलाउ किया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ से अब हम लोग कर रहे हैं कोशिश आज तक कि कितना आसान हो जाए। फ्री ट्रेड की बात हो रही, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो FTA साइन होता है देशों के बीच में कि हम पर आप कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई रोक नहीं लगाएंगे, और हम भी आप पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। 2006 में ज्वाइन किया था। हाँ, तो देखिए, हाँ, इट वॉज सेटअप इन 1995। इंडिया हैज़ बीन इट्स फाउंडर मेंबर, नहीं, जिस साल बना था उसी साल से इंडिया इसका मेंबर है। उसका फाउंडेशन जब हुआ उसी साल से मेंबर है इंडिया। इंडिया हैज़ बीन इट्स फाउंडर मेंबर, ध्यान रखना है, WTO का फाउंडर मेंबर रहा है इंडिया। नियरली 149 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ WTO। 2006 तक का डेटा है, क्योंकि सभी देश इसको शुरू में ज्वाइन नहीं किए थे। तो 2006 तक इसको 149 देश, यानी रफली आप 150 याद रख सकते हैं कि 150 देश इसके मेंबर थे 2006 तक। इट्स मेन ऑफिस इज इन जिनेवा, ठीक है, जिनेवा में इसका मेन ऑफिस हेडक्वार्टर है। WTO establishes rules regarding international trade। WTO क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो रूल्स तय करता है कि क्या नियम कानून होंगे, कैसे होगा इंटरनेशनल ट्रेड, एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और ये भी देखता है कि ये रूल्स को सब लोग फॉलो करते हैं। खाली कानून बनाने से थोड़े होगा, कोई नहीं मानेगा। WTO allows free trade for all, but it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। WTO कहता है कि हमें फ्री ट्रेड अलाउ करना चाहिए सभी देशों को, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो अपने यहाँ ट्रेड बैरियर्स लगाए रहते हैं, यानी कि दूसरे देशों से सामान आता है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, या रोक लगा देते हैं कानून से कि आप नहीं बेच सकते, या कोई सामान यहाँ इस दाम से कम पे नहीं, इस तरह का बहुत तरह का बैरियर्स लगा देते हैं। बट द WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। लेकिन WTO के रूल्स ने फोर्स किया है सभी देशों को, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज ने, कि ये बैरियर्स आप नहीं लगाइए, हटा दीजिए, और फ्री ट्रेड सबको करने दीजिए। जिसका सामान होगा अच्छा, जिसका दाम कम होगा बिकेगा अपना जो। और करना है, अब ये टॉपिक बड़ा है, फिर खत्म ही हो जाएगा लगता है। बहुत अभी 3-4 दिन लगेगा उसको। अच्छा, अभी बचा हुआ है, चलिए 2 क्लास और लगेगा। 2 क्लास में नहीं खत्म होगा सर, लंबा है सर। लंबा है, अच्छा, चलिए तो एक टॉपिक और आज खींच देते हैं।
लेकिन बड़ा है, थक गए हम लोग, बोलना बहुत पड़ता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, लंबा चला।